गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग एवरीवन। उम्मीद करता हूं कि आप लोग चुस्त दुरुस्त और तंदुरुस्त हो। गाइस, तो हमारे 3 प्यारे सेशन हो चुके हैं और ये सेशंस के अंदर हम बहुत प्यारी चीजें कर चुके हैं। हम लोग ऐसे 500 कवर कर चुके हैं, 501 हम लोग कवर कर चुके हैं, 505 हम लोग कवर कर चुके हैं, 510 हम लोग कवर कर चुके हैं, 520 हो चुका है, 530 हो चुका है। आज हम लोग बहुत ही प्यारे 2 स्टैंडर्ड्स को हम टारगेट करने वाले हैं। ये स्टैंडर्ड को भी बच्चे टेक्निकल मानते हैं और इससे थोड़ा घबराते हैं। जैसे ऐसे 530 में अगर बोलूं तो वो भी टेक्निकल नेचर का होता है, ये भी टेक्निकल नेचर का है। तो गाइस, इसके साथ में बने रहिए, जबरदस्त तरीके से हम इसको कवर करने वाले। आइए, हम लोग आज टारगेट करने वाले हैं ऐसे 550 और ऐसे 610। सबसे पहले बात करते हैं 550 रिलेटेड पार्टीज। रिलेटेड पार्टीज के बारे में बता दूं, रिलेटेड पार्टीज की मदद से बहुत सारे मैनिपुलेशन हो सकते हैं। या तो नंबर 1, कंपनी के अंदर के जो एसेट्स है वो डाइवर्ट कर सकते हैं, डाइवर्ट हो सकते हैं रिलेटेड पार्टी की तरफ। ठीक है, सोना चांदी सब कुछ रिलेटेड पार्टी को दे दिया जा सकता है फुकट में, बहुत कम से कम प्राइस में, फ्रॉडुलेंट तरीके से, या फिर रिलेटेड पार्टी की मदद से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को मैनिपुलेट किया जा सकता है, उसको जैकअप किया जाता है। दोनों चीजें हो सकती है। इसलिए इंडिया में क्या, पूरी दुनिया में कुछ चीजें उन्होंने करके रखी है। 4 चीजें बेसिकली करके रखी है। ठीक है, आइए क्या करके रखा हुआ है। सबसे पहले वो बोलते हैं सबको, सभी कंपनीज को बोला था कि आप पहले जाकर रिलेटेड पार्टीज को आइडेंटिफाई करिए। कंपनी की जितनी भी रिलेटेड पार्टीज है उनको आइडेंटिफाई करिए। उनके साथ में कोई भी ट्रांजैक्शन होने वाला है तो उसको पहले आइडेंटिफाई कर लीजिए कि रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन है। तो जितने भी अक्रॉस इंडिया वर्ल्ड सभी लोग बोलते हैं सबसे पहले आप आपकी रिलेटेड पार्टीज को आइडेंटिफाई करो, उनके जितने भी ट्रांजैक्शंस होने वाले उनको आइडेंटिफाई कर लो। उसके बाद में अप्रूवल्स, यस, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन को अप्रूवल लगते हैं। कंपनीज एक्ट में भी लिखा हुआ है दुनिया भर के अप्रूवल लगेंगे। कभी आपको ऑडिट कमेटी का अप्रूवल लगता है, कभी उसके ऊपर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का अप्रूवल लगता है, कभी उसके ऊपर शेयर होल्डर्स का अप्रूवल लगता है। अप्रूवल लगा दिए ताकि इसके अंदर मैनिपुलेशंस ना हो। तीसरा, उसका रिकॉर्ड मेंटेन करना पड़ेगा, उसका एक रजिस्टर बनाना पड़ेगा, रिलेटेड पार्टी के नाम लिखने पड़ेंगे, उनके साथ क्या ट्रांजैक्शन है वो लिखने पड़ेंगे, उनके साथ क्या कॉन्ट्रैक्ट है वो लिखने पड़ेंगे, उनके साथ रिसीवेबल पेएबल कितना है वो अपडेट करते रहना पड़ेगा, रिकॉर्ड मेंटेन करो। और तीसरा सबसे इंटरेस्टिंग, एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 18 उसको डिस्क्लोज करना पड़ेगा नोट्स टू अकाउंट्स में, नोट्स टू अकाउंट्स में इसको डिस्क्लोज करना पड़ेगा। तो गाइज 4 चीजें, 4 थिंग्स, 4 चीजें करनी पड़ती है रिलेटेड पार्टी के लिए। ये इंडिया में और अक्रॉस द वर्ल्ड ये बोला गया है। बहुत ही आसान सी बात बोली हुई है। आप आइडेंटिफाई करते रहिए रिलेटेड पार्टीज, उसके ट्रांजैक्शंस को, उसका अप्रूवल लीजिए पहले करने से पहले, फिर उसका रिकॉर्ड रखिए और आखिर में क्या करिए, डिस्क्लोजर्स। ऐसा करके ट्रांसपेरेंसी होती है पूरे दुनिया के सामने। ऐसा करके ट्रांसपेरेंसी होती है पूरे दुनिया के सामने कि भाई रिलेटेड पार्टी से कितना माल खरीदा, उनको कितना माल बेचा। आ जाइए, अभी हम लोग बात करते हैं कि ऐसे 550 में क्या लिखा है। ऐसे 550 में सबसे पहले डेफिनेशन की बात की है। सबसे पहले वो किसकी बात करते हैं, सबसे पहले वो लोग डेफिनेशन की बात करते हैं। ये लोग क्या बोलते हैं, ऐसे 550 बोलता है अगर एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क में अगर रिलेटेड पार्टी की डेफिनेशन दी हुई है, अगर रिलेटेड पार्टी की डेफिनेशन दी है तो आप वो डेफिनेशन यूज कर लो। जो जो फ्रेमवर्क्स में, जैसे इंडिया के एएस में डेफिनेशन दी हुई है, इंडियस में डेफिनेशन दी है, तो वो आप वो वाली यूज कर लो। लेकिन फ्रेमवर्क कई प्रकार के होते हैं, इंडिया में कई प्रकार के होते हैं, इंडिया के बाहर कई प्रकार के होते हैं। आप और मैं एक अग्रीमेंट बना सकते हैं जॉइंट वेंचर का, और अग्रीमेंट के आखिरी के 2 पेजेस में लिख सकते हैं ये हमारा फ्रेमवर्क है, जॉइंट वेंचर की अकाउंटिंग ऐसे होगी, उसका फॉर्मेट ऐसा होगा। अगर किसी फ्रेमवर्क में रिलेटेड पार्टी का डेफिनेशन नहीं है तो फिर उन लोगों को ऐसे 550 की डेफिनेशन लगानी पड़ेगी। तो आपको बताना पड़ेगा, ऐसे 550 बोलता है कि अगर एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क में डेफिनेशन तो बिंदास वो फॉलो करो, नहीं तो हमारी डेफिनेशन है ना, हम तो बैठे ही चाहिए यहाँ पे, हम लोग है ना भाई, हमारी डेफिनेशन लगा लेना। इसमें, ठीक है, इसमें 3 तरह की रिलेटेड पार्टीज आती है। सबसे पहला, अगर हम लोग किसी एंटिटी को कंट्रोल करते हैं, ठीक है, अगर जो हमारी एंटिटी है ना उसको रिपोर्टिंग एंटिटी बोलते हैं, अगर रिपोर्टिंग एंटिटी किसी को कंट्रोल करती है, कंट्रोल करना मतलब उसके डिसीजंस लेने का पावर हमारे पास है। वी कैन टेक इट्स डिसीजन। तुम कौन सा बिजनेस करोगे, कौन सा नहीं करोगे, क्या स्ट्रेटेजी होगी, क्या स्ट्रेटेजी नहीं होगी, ये हम तय करेंगे। अगर हमारा कंट्रोल है किसी के ऊपर, मतलब हमारी सब्सिडीज, या फिर हमारा सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है, मतलब 20% और मोर, मतलब हमारे एसोसिएट्स, ऐसी सभी एंटिटीज जिनको हम कंट्रोल करते हैं या फिर जिनके ऊपर हमारा सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, विद द हेल्प ऑफ द इंटरमीडियरीज। सर इंटरमीडियरीज क्या होता है? इंटरमीडियरीज होता है हमारी सब्सिडीज, ठीक है।
मतलब हमारी कितनी होल्डिंग है वो भी देखनी पड़ेगी, और हमारे इंटरमीडियरीज की मतलब हमारे सब्सिडरीज की कितनी होल्डिंग है वो भी देखनी पड़ेगी। अगर दोनों मिलाकर 50% के ऊपर है मतलब हम किसी को कंट्रोल करते हैं, अगर दोनों मिलाकर 20% मोर है मतलब हम लोग किसी के ऊपर सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है। सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस मतलब क्या होता है सर? पार्टिसिपेटिंग इन डिसीजन मेकिंग। हम तुम्हारे डिसीजन नहीं लेते लेकिन हम पार्टिसिपेट करते हैं डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में। तो लेट्स फ्रीज गाइस, सबसे पहला ऐसी जितनी भी एंटिटीज है जिनको हम लोग डायरेक्टली इनडायरेक्टली हमारे इंटरमीडिएट्स की मदद से कंट्रोल करते हैं या फिर जिसके ऊपर हमारा सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है, मतलब हमारी सब्सिडीज और एसोसिएट, वो हमारे क्या बन जाएंगे? वो हमारे रिलेटेड पार्टी बन जाएंगे। दूसरा, ऐसी जो भी एंटिटीज है जो रिपोर्टिंग एंटिटी को कंट्रोल करते हैं, रिपोर्टिंग एंटिटी को कंट्रोल करते हैं, हमारी होल्डिंग कंपनी या फिर रिपोर्टिंग एंटिटी के ऊपर सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है, मतलब हमारा बड़ा शेयर होल्डर, तो ये भी क्या होंगे? ये भी हमारे रिलेटेड पार्टी हो जाएंगे। इवन दीज गाइज विल बी आवर रिलेटेड पार्टीज, हमारी होल्डिंग कंपनी या फिर हमारा बड़ा शेयर होल्डर। ठीक है। तीसरी बात, ऐसी जितनी भी एंटिटीज है विच आर अंडर कॉमन कंट्रोल ऑफ द सेम कंपनी, एक ही कंपनी की जो को सब्सिडरीज है आपस में रिलेटेड पार्टी बन जाएगी। या फिर ठीक है, कॉमन कंट्रोल एक ही बंदे का हो सकता है, कॉमन कंट्रोल एक फैमिली का हो सकता है, या फिर कॉमन की मैनेजमेंट पर्सन। अरे हमारे डायरेक्टर्स कॉमन है, हमारे की मैनेजमेंट पर्सन कॉमन है, ऐसा भी हो सकता है। तो हम आपस में रिलेटेड पार्टी बन जाएंगे। लेट्स फ्रीज गाइस, हम लोग पढ़ रहे हैं ऐसे 550 और ऐसे 550 के अंदर हम एक सिंपल सी बात पढ़ रहे हैं। ऐसे 550 बोलता है अगर फ्रेमवर्क के अंदर डेफिनेशन रिलेटेड पार्टी का तो वो फॉलो कर लो, नहीं तो हमारी डेफिनेशन फॉलो कर लो। और हमारी डेफिनेशन के हिसाब से 3 तरह के लोग रिलेटेड पार्टी के अंदर आते हैं। नंबर 1, हम जितने लोगों को डायरेक्टली इनडायरेक्टली इंटरमीडिएट्स की मदद से कंट्रोल और इन्फ्लुएंस करते हैं, जितने भी लोग डायरेक्टली इनडायरेक्टली हमको कंट्रोल या हमारे ऊपर सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है, या फिर तीसरा, जितने भी ऐसे लोग हैं जो अंडर कॉमन कंट्रोल है, एक ही कंपनी के कॉमन कंट्रोल है, एक ही फैमिली के कॉमन कंट्रोल है, या फिर हमारे की मैनेजमेंट पर्सन कॉमन है, तो आपस में हम वापस भाई भाई हो जाएंगे, भाई ब्रो हो जाएंगे। हम लोग क्या हो जाएंगे? वी विल बी रिलेटेड पार्टीज। तो हम रिलेटेड पार्टीज बन जाएंगे। लेकिन यहां पे बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, जितनी भी एंटिटीज है अंडर कॉमन कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट, जितनी भी एंटिटीज है अंडर कॉमन कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट, कोई भी गवर्नमेंट, आपका सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट, ये जो कॉमन कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट है इनको एग्जेम्प्ट कर दिया। माना कि तुम गवर्नमेंट के कॉमन कंट्रोल में हो, लेकिन हम आपको एग्जेम्प्ट करते हैं। नहीं तो क्या होगा? जैसी एक नई गवर्नमेंट कंपनी आई उसकी 2000 रिलेटेड पार्टीज बन जाएगी, वो परेशान हो जाएंगे। गवर्नमेंट कंपनियों को परेशानी नहीं होनी चाहिए, इसलिए ऐसा बोला है कि अगर आप कॉमन कंट्रोल में हो गवर्नमेंट के, आपको रिलेटेड पार्टी नहीं माना जाएगा। लेकिन अगर कोई गवर्नमेंट कंपनीज के बीच में सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शन होने लग जाए, बड़े बड़े ट्रांजैक्शन होने लग जाए, सिग्निफिकेंट रिसोर्स शेयरिंग होने लग जाए, ले मेरी जमीन यूज कर ले मेरे स्टाफ को यूज कर ले, ऐसा होने लग जाए, तो वो एग्जेम्पशन खत्म हो जाएगा और उनको हम रिलेटेड पार्टी की डेफिनेशन में लेकर आ जाएंगे। फॉर एग्जांपल एचपीसीएल और बीपीसीएल अंडर कॉमन कंट्रोल है, वो एग्जेम्प्ट हो जाएंगे। लेकिन अगर उन्होंने आपस में बड़े बड़े ट्रांजैक्शंस करना शुरू कर लिए, बड़े बड़े रिसीट पेमेंट ये बहुत कुछ करना शुरू कर दिया, तो उनको रिलेटेड पार्टी की डेफिनेशन में लेकर चले आ जाएंगे। सो गाइस, आई होप आपके दिमाग में क्रिस्टल क्लैरिटी है कि ऐसे 550 डेफिनेशन को लेकर क्या बोलता है। उसकी डेफिनेशन में 3 तरह के लोग आते हैं। गवर्नमेंट कंपनीज को कॉमन कंट्रोल के इसमें एग्जेम्पशन है, लेकिन ट्रांजैक्शन अगर बढ़ने लगे तो उनको वापस खींच लिया जाएगा। ट्रांजैक्शन बढ़ने लगे तो वापस खींच लिया जाएगा। आइए दोस्तों, डेफिनेशन हम लोगों ने देख ली हम लोगों ने। अब मीनिंग हम जानते हैं। जब भी आपके पास में पावर है टू टेक डिसीजंस, पावर है कि आप किसी के डिसीजंस ले सकते हो, पावर है कि आप किसी को गवर्न कर सकते हो, किसी को डिक्टेट कर सकते हो, क्या करना है क्या नहीं करना है, उसको बोला जाता है कंट्रोल। और जब आप पार्टिसिपेट करते हो, आप डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में पार्टिसिपेट करते हो, फाइनेंशियल डिसीजंस, ऑपरेशनल डिसीजंस में आप पार्टिसिपेट करते हो, तो उसको बोला जाता है, देन दैट इज कॉल्ड एज सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस। अब ये इंडिकेटर्स क्या होते हैं? बहुत सिंपल है।
अगर आप देखो आपके पास में डायरेक्टली इनडायरेक्टली किसी के बहुत सारे शेयर्स आपके पास हो, बहुत सारे इक्विटी शेयर्स आपके पास में हो, तो वो इंडिकेटर है, अरे ये आप किसी को कंट्रोल करते हैं, किसी के ऊपर इन्फ्लुएंस है। आपके शेयर्स किसी के पास है डायरेक्टली इनडायरेक्टली बहुत सारे, जिसकी मदद से वो आपको कंट्रोल इन्फ्लुएंस, ये भी इंडिकेटर है। तो आपके पास किसी के शेयर्स होना इज ए इंडिकेटर, अरे कंट्रोल इन्फ्लुएंस हो सकता है। आपके शेयर्स किसी के पास होना बहुत सारे इंडिकेटर है कंट्रोल या इन्फ्लुएंस का। की मैनेजमेंट पर्सन कॉमन है, हमारे की मैनेजमेंट पर्सन कॉमन है, इंडिकेटर है, ठीक है, इंडिकेटर है, ठीक है। या फिर ठीक है, की मैनेजमेंट पर्सन के रिलेटिव्स है, की मैनेजमेंट पर्सन के रिलेटिव्स, जो की मैनेजमेंट पर्सन के रिलेटिव्स है, बीइंग अ क्लोज फैमिली मेंबर ऑफ एनी पर्सन रेफर टू इन पैराग्राफ 3, ठीक है। ये भी, इनका भी देखो, की मैनेजमेंट पर्सन कंपनी को चला रहा है तो उनका तो इन्फ्लुएंस है ही, उनके रिश्तेदार भी, उनकी गर्लफ्रेंड, उनकी वाइफ, वो भी इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, अपना जादू चला सकते हैं, वो भी, उनका भी इन्फ्लुएंस आ जाएगा। इनके जो बिजनेस एसोसिएट्स है, इनका जिनके साथ में बिजनेस रिलेशनशिप है, वो भी जादू डाल सकते हैं, उनका भी इन्फ्लुएंस आ जाएगा। एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट आर द इंडिकेटर्स ऑफ कंट्रोल एंड इन्फ्लुएंस। अरे भाई मेरे पास किसी के शेयर है, इंडिकेटर है, मेरे शेयर किसी के पास है, इंडिकेटर है, की मैनेजमेंट पर्सन कॉमन है, इंडिकेटर है, उसके रिश्तेदार का इन्फ्लुएंस हो सकता है, उसके बिजनेस एसोसिएट्स का इन्फ्लुएंस हो सकता है, ठीक है। आइए नाउ देखो, खास खास इंपॉर्टेंट पॉइंट बातें हम लोग डेफिनेशन देख चुके हैं, हम लोग कंट्रोल का मतलब देख चुके हैं, हम सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस का मतलब देख चुके हैं, इंडिकेटर्स, ठीक है, इंडिकेटर्स का मतलब क्या होता है वो भी हम लोग देख चुके हैं। आइए नाउ नेक्स्ट इज नेचर ऑफ रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन। नेचर ऑफ रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन, सर ये क्या होता है? व्हाट इज दिस नेचर, व्हाट इज दिस नेचर ऑफ रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस? आइए लेट्स अंडरस्टैंड दिस गाइस, बहुत सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड है। नेचर ऑफ रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन, स्टैंडर्ड क्या बोलता है, ऐसे 550 क्या बोलता है? ऐसे 550 बोलता है अगर आप रिलेटेड पार्टीज के साथ में ट्रांजैक्शन करते हो इन नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस, एक नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में आप ट्रांजैक्शन करते हो, जैसे ट्रांजैक्शन आप पूरी दुनिया के साथ में करते हो वैसी ट्रांजैक्शन उनके साथ भी आप करते हो, ठीक है, सेम ट्रांजैक्शन उनके साथ भी आप करते हो, सेम प्राइजेस है, सेम टर्म्स एंड कंडीशन है, क्रेडिट टर्म सेम है, सर्विसेज सेम है, सब कुछ वैसा का वैसा है। अगर सब कुछ वैसा का वैसा है तो उसकी रिस्क को ज्यादा कंसिडर नहीं करना चाहिए एज कंपेयर टू नॉन रिलेटेड पार्टी के ट्रांजैक्शंस। अगर रिलेटेड पार्टी के साथ में नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में है, डोंट कंसिडर इट्स रिस्क हायर देन द सिमिलर ट्रांजैक्शन विथ अदर देन रिलेटेड पार्टीज। तो आप उसकी रिस्क को बढ़ाओ मत, उसको हाई रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट मत मानो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, करेक्ट इनकरेक्ट एमसीक्यूज में आ सकता है। बच्चे ध्यान रखना, नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस है तो उसकी रिस्क को बढ़ाने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस नहीं है, रिलेटेड पार्टी के साथ में आप जो ट्रांजैक्शंस कर रहे हो ना उसमें नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस नहीं है, ठीक है, नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस नहीं है, जो उसके प्राइजेस है, जो उसके प्राइजेस है या फिर जो उसके टर्म्स एंड कंडीशंस है वो अगर बहुत कम ज्यादा है, बहुत ज्यादा प्राइस में खरीद रहे, कम प्राइस में बेच रहे, प्राइजेस बहुत कम ज्यादा है, अरे भाई साहब उसको डबल सर्विस दे रहे, डबल सर्विस दे रहे, 2 साल के बाद पेमेंट कर, ऐसा बोल रहे हैं। अगर टर्म्स एंड प्राइजेस, टर्म्स एंड कंडीशन नॉर्मल कोर्स में नहीं है, बहुत अलग है, भाई ये सब क्यों हो रहा है? दाल में कुछ काला है, या तो ये लूट रहे हैं या फिर इनके मदद से फाइनेंशियल स्टेटमेंट को मैनिपुलेट किया जा रहा है। दूसरा, बहुत ही कॉम्प्लेक्स रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन है, बहुत ही भयंकर, बहुत ही भयंकर कॉम्प्लेक्स रिलेटेड पार्टी स्ट्रक्चर है। 500 600 हजारों रिलेटेड पार्टीज है, 500 600 हजारों रिलेटेड पार्टीज है, आपस में इनकी होल्डिंग, क्रॉस होल्डिंग है, पैसा कहां से कहां जा रहा है ग्रुप में कुछ समझ में नहीं आ रहा है, और इतने कॉम्प्लिकेटेड ग्रुप स्ट्रक्चर की जरूरत ही नहीं है। बड़ी मुश्किल से इनके 3 बिजनेस है, 3 बिजनेस के लिए 1000 रिलेटेड पार्टीज क्यों चाहिए इनको? बड़ी मुश्किल से 3 बिजनेस है। अगर ऐसा है कि कॉम्प्लेक्स रिलेटेड पार्टी स्ट्रक्चर्स है, कॉम्प्लेक्स रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस है, भाई दाल में कुछ काला है, रिलेटेड पार्टी की रिस्क को बढ़ा दो। या फिर तीसरा, इनका इंफॉर्मेशन सिस्टम, इनका इंटरनल कंट्रोल सिस्टम बहुत ही वीक है। कंपनी में कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं है, कंपनी में कोई कंपनी से चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं है, कंपनी सेक्रेटरी नहीं है, कोई सॉफ्टवेयर नहीं है,
भाई रिलेटेड पार्टी आइडेंटिफाई कौन करेगा, भाई उसके अप्रूवल्स कौन लेगा, भाई उसको रिकॉर्ड कौन करेगा, भाई उसकी समरी कौन बनाएगा, कोई है ही नहीं। कितनी ज्यादा गलतियां हो जाएगी रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस के अंदर, जरा सोचो। वापस रिस्क को बढ़ा दो। लेट्स फ्रीज गाइस। अगर रिलेटेड पार्टीज के साथ में नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में ट्रांजैक्शन करते तो उसकी रिस्क को बढ़ाने की जरूरत नहीं है, उसको हाई कंसिडर करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में ट्रांजैक्शन नहीं हो रहा, बहुत ही अजीबोगरीब टर्म्स एंड कंडीशंस है, रिस्क को बढ़ा दो। बहुत ही कॉम्प्लेक्स रिलेटेड पार्टी स्ट्रक्चर है, रिस्क को बढ़ा दो। इंफॉर्मेशन सिस्टम, इंटरनल कंट्रोल्स बहुत ही वीक है, बेकार है, बर्बाद है, तो वापस आप, ठीक है, वापस आप रिस्क को इंक्रीज कर दो। ठीक है, आइए नाउ अब हम लोग ये समझ गए कि रिस्क को कब नॉर्मल रहने देना, रिस्क को कब इंक्रीज कर देना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जब आप किसी भी क्लाइंट पे जाओ, जब आप किसी भी कंपनी में जाओ ऑडिट करने के लिए, तो आपने रिलेटेड पार्टी की क्या इंफॉर्मेशन ऑब्टेन करनी चाहिए, क्या इंफॉर्मेशन ऑब्टेन करनी चाहिए, क्या अंडरस्टैंडिंग आपने ऑब्टेन करनी चाहिए। सबसे पहले आइडेंटिटी ऑफ रिलेटेड पार्टीज। आइडेंटिटी ऑफ रिलेटेड पार्टीज, कितनी रिलेटेड पार्टीज है उसकी लिस्ट ले लो। फिर समझो नेचर ऑफ रिलेशनशिप्स, मेरी होल्डिंग कौन है, मेरी सब्सिडरी कौन है, मेरा एसोसिएट कौन है, मेरा जॉइंट वेंचर कौन है, उसका रिलेशनशिप आप समझ लो। उसके बाद में उसके साथ में कितने ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं, उसके साथ में कितने ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं, हाउ मेनी ट्रांजैक्शंस आर हैपनिंग विद रिलेटेड पार्टी। ठीक है, उसकी अंडरस्टैंडिंग ले लो। फिर ट्रांजैक्शन के लिए इंटरनल कंट्रोल सिस्टम्स क्या है, इनके कंपनी में इंटरनल कंट्रोल सिस्टम्स क्या है, रिलेटेड पार्टीज और उसके ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई कौन करता है, कोई बंदा है, कोई कमिटी है, कोई सॉफ्टवेयर, किसकी जिम्मेदारी है। फिर ऑथराइजेशंस कौन करवाता है, ऑथराइजेशंस कौन करवाता है। फिर रजिस्टर्स में रिकॉर्डिंग कौन करवाता है। ठीक है, रिकॉर्डिंग कौन करवाता है, अकाउंटिंग कौन करवाता है, रिकॉर्डिंग अकाउंटिंग कौन करवाता है, और फिर समरी बनाकर डिस्क्लोजर कौन करता है। ये आपको समझना है भाई, क्या क्या समझ। देखो एक फ्लो में है, पहले जाके समझो आइडेंटिटी ऑफ रिलेटेड पार्टी, मतलब लिस्ट ले लो कितनी रिलेटेड पार्टीज है। फिर उनके साथ में क्या रिलेशनशिप है वो समझो, उनके साथ में किस तरह के ट्रांजैक्शंस होते हैं वो समझो। फिर ये ट्रांजैक्शन को स्टेबल रखने के लिए इंटरनल कंट्रोल सिस्टम्स क्या है वो समझो। इंटरनल कंट्रोल सिस्टम किसका, आइडेंटिफाई कौन करता है, आइडेंटिफिकेशन के बाद ऑथराइजेशन कौन करता है, ऑथराइजेशन के बाद रिकॉर्डिंग अकाउंटिंग कौन करता है, उसके बाद समरी बनाकर डिस्क्लोजर कौन देता है, वो आप बात समझो। ऑथराइजेशन में भी दो बातें समझो। नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस के ऑथराइजेशन कौन करता है, आउटसाइड नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस मतलब सर अनयूजुअल ट्रांजैक्शंस अगर हो रहे रिलेटेड पार्टीज के साथ में, तो उसका हायर अप्रूवल लगता है। हमारे कंपनीज एक्ट में लिखा है, अगर आउटसाइड नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस है ना, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का अप्रूवल, कहीं कहीं पे शेयर होल्डर्स का अप्रूवल लगता है, तो वो भी समझ लो। क्या अंडरस्टैंड करना वो देख लेना आपको। ठीक है, आइए भाई साहब, हम लोग, मैं जानता हूँ बच्चों ये टेक्निकल स्टैंडर्ड है, ये टेक्निकल स्टैंडर्ड है, ये टेक्निकल स्टैंडर्ड है, लेकिन ये टेक्निकल स्टैंडर्ड को सुनना बहुत जरूरी है। अगर आप उसको अच्छे से सुन लोगे तो मजा आ जाएगा। ठीक है, आप बहुत अच्छे से, ठीक है, इसको एब्सॉर्ब कर पाओगे, ग्रास्प कर पाओगे। अब हमने बेसिक्स देख लिए, अब हमने देख लिया, अब हम लोग बेसिक्स हम देख चुके हैं रिलेटेड पार्टी के। अब हम जानते हैं रिलेटेड पार्टी मतलब कौन, उसमें कौन कौन लोग आते हैं। अब हम ये जानते हैं कंट्रोल मतलब क्या, इन्फ्लुएंस मतलब क्या, उनके इंडिकेटर्स, ऐसी चीजें दिखने लगे मतलब वो इंडिकेटर्स है, वो भी हम जानते हैं। अब हम ये भी जानते हैं कि कब उसकी रिस्क नॉर्मल होती है, कब उसकी रिस्क ज्यादा होती है, क्या अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करना, ये भी हम जानते हैं। अब मोटा मोटी रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑडिटर की जिम्मेदारी क्या है। सबसे पहले बेटा जी, सबसे पहली जिम्मेदारी, जा एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क क्या है वो समझ, और उसमें रिलेटेड पार्टी के बारे में जो भी लिखा है उसको पढ़ डाल, उसको अच्छे से समझ ले। AS 18 में जो लिखा है अच्छे समझ ले, इंडियस 24 में जो लिखा है अच्छे समझ ले। फ्रेमवर्क के अंदर डेफिनेशंस क्या है, डेफिनेशन ऑफ रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन क्या है वो समझ ले। ठीक है, अकाउंटिंग रिक्वायरमेंट क्या समझ ले, डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट क्या समझ ले। सबसे पहली जिम्मेदारी है एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क को अच्छे से पढ़ के उसको समझ लेने की। उसके बाद में, ठीक है, एक बार तूने FRF को समझ लिया, जाकर समझ रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन बहुत कम ज्यादा प्राइस में हो रहे हैं क्या, बहुत कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है क्या, इंफॉर्मेशन कंसिस्टेंट बहुत वीक है क्या, जाकर समझ, पूरी इंफॉर्मेशन ले। रिलेटेड पार्टीज की जो अभी हम ऊपर पढ़ के है ना, पूरी उसकी इंफॉर्मेशन ले, उसकी अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन कर, और देख कहीं पे कॉम्प्लिकेशन है क्या, कहीं पे प्रेशर है क्या, कहीं पे जजमेंट बहुत है क्या,
और पूरे एरिया की अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करके पता लगा कि रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट कितना है, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन में और बैलेंसेस में रिस्क कितना है, क्या सही में हाई रिस्क चीजें हैं क्या या फिर लो रिस्क चीजें हैं। दूसरा पहला स्टेप है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क को समझ। देखो बच्चों, इतना याद होना चाहिए, इतने सिंपल तरीके से बोलते आना चाहिए, आप फोड़ दोगे। ऑडिटर की जिम्मेदारी क्या है? पहले फ्रेमवर्क को समझना, फिर पूरी इंफॉर्मेशन ऑब्टेन करने के बाद में यह समझना है कि रिलेटेड पार्टी एरिया के अंदर कितनी रिस्क है, कितनी रिस्क है, क्या जानबूझ के कोई जानबूझकर कुछ मैनिपुलेशन है क्या, फ्रॉड रिस्क है क्या, वो समझ। फिर रिस्पॉन्ड। एक बार तेरे को रिस्क पता चल गई ना, तो तुझे जहां जहां तेरे को रिस्क मिली है वहां पे तेरे को रिस्पॉन्ड करना पड़ेगा। रिस्पॉन्ड करना मतलब क्या? ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करना। वहां वहां पे तेरे को ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करना पड़ेगा। कौन से स्टैंडर्ड तेरे को बताएंगे ऑडिट प्रोसीजर्स को लेकर, ठीक है? तेरे को ऐसे 550 बताएगा कि क्या ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करनी चाहिए, वो फॉलो कर। और ये सब करते वक्त जो एसेट स्टूडेंट के बेसिक प्रिंसिपल्स है कि अलर्ट करके चल, स्केप्टिसिज्म, प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म से चल, अलर्ट रह के चल, हर चीज को क्वेश्चन कर, क्रॉस क्वेश्चन कर, ऐसा क्यों नहीं, ठीक है? तो तेरा रिस्पॉन्स क्या होना चाहिए? ऐसे 200 के अंदर प्रोफेशनल स्केप्टिज्म को बढ़ा देना चाहिए और ऐसे 550 के अंदर जो प्रोसीजर्स दी है उसको इंप्लीमेंट करना चाहिए। तेरे को कंक्लूजन ड्रॉ करना पड़ेगा, वेदर रिलेटेड पार्टी इज गिविंग ट्रू एंड फेयर व्यू। अगर फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क है तो तेरे को बताना पड़ेगा कि ये जो रिलेटेड पार्टी एरिया है, इज इट एज पर एप्लीकेबल फ्रेमवर्क एंड इज इट गिविंग ट्रू एंड फेयर व्यू। अगर कंप्लायंस फ्रेमवर्क है तो तेरे को बताना पड़ेगा इज इट एज पर कंप्लायंस फ्रेमवर्क। आपको पता है फ्रेमवर्क दो तरह के होते हैं, फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क और कंप्लायंस फ्रेमवर्क। अभी अगर नहीं पता कोई बात नहीं, ऐसे 700 में इसके बारे में पढ़ेंगे, लेकिन आपको बहुत प्रॉब्लम फेस करने पड़ेंगे। क्या प्रॉब्लम फेस करने पड़ेंगे? कभी कभी मैनेजमेंट बहुत ही अनअवेयर होता है। मैनेजमेंट साइंस बैकग्राउंड से होता है, इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से होता है, उसको पता ही नहीं, मैनेजमेंट को पता ही नहीं ये रिलेटेड पार्टी क्या होता है, उसका आइडेंटिफिकेशन क्या होता है, उसका अप्रूवल क्या होता है, उसकी अकाउंटिंग क्या होती है, उसका डिस्क्लोजर। मैनेजमेंट को अवेयरनेस ही नहीं होता। कभी कभी मैनेजमेंट और रिलेटेड पार्टीज आपस में कोल्यूड करके बेवकूफ बनाते हैं। कभी कभी भोले भाले होते हैं, कभी कभी कोल्यूजन कर लेते हैं, कभी कभी फ्रॉड्स को छुपाया जाता है रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस करके। भाई साहब 5 करोड़ के स्टॉक की चोरी हो गई थी, क्या बोला? सब्सिडरी को भेज दिया है, सब्सिडरी को ट्रांसफर किया। तो भाई साहब ये प्रॉब्लम्स है इस एरिया के। क्विकली लेट्स फ्रीज गाइस। ऑडिटर की जिम्मेदारी 5 है। पहले फ्रेमवर्क को समझना, फिर ढेर सारी जानकारी इकट्ठा करके रिस्क निकालना, फिर रिस्पॉन्ड करना एज पर प्रिंसिपल्स ऑफ एसे 200 एंड एज पर प्रिंसिपल्स ऑफ एसे 550। रिस्पॉन्ड करने के बाद में कंक्लूजन ड्रॉ करना, आर दे गिविंग ट्रू एंड फेयर व्यू, क्या वो एरिया सही है? लेकिन प्रॉब्लम्स है, कभी कभी मैनेजमेंट भोला भाबला है, मैनेजमेंट अनअवेयर है, कभी कोल्यूजन करता है और कभी तो कंसील कर देता है चीजों को, एकदम क्रूर बन जाता है, ठीक है? गाइस टेक्निकल चीजें हैं, टेक्निकल। ग्रेट गाइस, इजी लग रहा है और एंजॉय करिए, इजी लग रहा है और भरपूर एंजॉय करिए। ये एंजॉय करना बहुत जरूरी है। एंजॉइंग इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट गाइस। देखो जितना आप प्रोसेस को एंजॉय करते जाएंगे उतनी बात बनती जाएगी, उतना मजा आता जाएगा, ठीक है? नाउ चलिए देखिए, हमारे ऑडिट में ऐसा मैं बहुत प्यार मोहब्बत से पढ़ा हूं, इतना कोर्स ज्यादा है बाकी सब्जेक्ट्स के मुकाबले। आपके लॉ के मुकाबले बहुत ज्यादा कोर्स है, जीएसटी के मुकाबले बहुत ज्यादा कोर्स है। मुझे ऐसा लगता है पूरे इंटर में सबसे ज्यादा कोर्स अगर है ना भाई साहब, ऑडिट का है। बहुत सारा, सबसे ज्यादा वॉल्यूमनस है वो ऑडिट का ही कोर्स है, ठीक है? हाँ, एक अकाउंट्स का मुझे लगता है अच्छा खासा है। उतना ही जितना अकाउंट्स का कोर्स है उतना ऑडिट का कोर्स है भाई साहब। आइए, मैं जितना सरल भाषा में बोल रहा हूं, जिस तरीके से बोल रहा हूं, और कोशिश करिए आज आप चीजों को अच्छे से कवर कर ले। नाउ अब ऐसे 550 आपको गाइड करता है। ऐसे 550 आपको गाइड करता है कि कौन से डॉक्यूमेंट्स देखने चाहिए। यस, आसान है, क्या बात है, आसान है, ठीक है? आसान है, वेरी गुड,
ठीक है, मैं बातें कम करता हूं यार दोस्तों, मैं बातें कम करता हूं क्योंकि मुझे लगता है कोर्स 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 और आपका टाइम बहुत वैल्यूएबल है। चलिए आइए 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 आइए। तो अगर हम लोग बात करते हैं, ये लोग बोलते हैं ऐसे 550 बोलता है कि ऑडिटर ने कुछ डॉक्यूमेंट्स को देखना ही देखना चाहिए, उससे उसको हिडन रिलेटेड पार्टीज और उसके ट्रांजैक्शंस के बारे में पता चल सकता है। हिडन रिलेटेड पार्टीज और उसके ट्रांजैक्शंस, हो सकता है रिलेटेड पार्टीज और उसके ट्रांजैक्शंस को छुपाया गया हो, अभी तक उसको आइडेंटिफाई नहीं किया हो जानबूझकर। क्या देखना चाहिए? मैंडेटरी। तो ऐसे 550 आपको लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स दिख रहा है कि ये डॉक्यूमेंट्स तो तू देख ही देख, तेरे को हिडन अनआइडेंटिफाइड रिलेटेड पार्टीज और उसके ट्रांजैक्शन मिल सकते हैं, और कुछ फिर वॉलंटरी है तो इनको भी देख सकता है। मैंडेटरी क्या देखना है? एक्सटर्नल कंफर्मेशन। जा जाकर इंपॉर्टेंट पार्टी से एक्सटर्नल कंफर्मेशन ले, पूछ होल्डिंग कंपनी को कितने शेयर्स है, पूछ सब्सिडरी को कितने शेयर्स है, पूछ सब्सिडरी को उनके पास दूसरे कंपनी के कितने शेयर्स है, पूछ डायरेक्टर को तू और कहां कहां पे डायरेक्टर है। एक्सटर्नल कंफर्मेशन लीजिए थर्ड पार्टी से, जानिए उनके रिलेशंस के बारे में, उनके ट्रांजैक्शंस के बारे में। फिर मिनट्स देखिए, जो आपके ऑडिट कमेटी के मिनट्स है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के मिनट्स है, शेयर होल्डर के मिनट्स है, वहां पे रिलेटेड पार्टी के डिस्कशंस होते हैं, वहां पे अप्रूवल्स होते हैं, वहां से आपको रिलेटेड पार्टी की जानकारी मिलेगी। इसके अलावा अदर रिकॉर्ड्स, जैसे एमैल्गमेशन हुआ है, मर्जर हुआ है, डीमर्जर हुआ है, तो उसमें समझ में आता है किसके पास किसके शेयर्स गए, कौन किसको कंट्रोल कर रहा है, कौन किसको इन्फ्लुएंस कर रहा है, वहां से भी आपको रिलेटेड पार्टी की जानकारी मिल सकती है। तो इन्होंने बोला सबसे पहले, ठीक है, एक्सटर्नल कंफर्मेशन ले, बड़ी प्यारी चीज है, बहुत कुछ समझने को मिलेगा। फिर मिनट्स ले, कंपनी के बाहर से बहुत बढ़िया आ रहा है एक्सटर्नल कंफर्मेशन, कंपनी के अंदर मिनट्स होते हैं, कंपनी के अंदर के मिनट्स ले। अदर डॉक्यूमेंट्स भी कभी कभी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, खासकर जो कोर्ट से आते हैं, अथॉरिटी से आते हैं, वो ले। मैंडेटरी में 3 तरह के डॉक्यूमेंट्स हैं। अब जो में ले सकते हो, ठीक है, ये डॉक्यूमेंट्स को, अरे रे, ये डॉक्यूमेंट्स को भी आप ले सकते हो। कैसे करेंगे? इसको भी आप ले सकते हो। कैसे? तो देखो, मैंने एक सीक्वेंस में उसको रखा हुआ है, कुछ लॉ रिलेटेड डॉक्यूमेंट है। सबसे बड़ा लॉ होता है, हमेशा हम सारे पॉइंट्स में लॉ के पॉइंट्स को सबसे पहले इंपॉर्टेंस देते हैं। लॉ से छोटा कौन सा होता है? कॉन्ट्रैक्ट रिलेटेड पॉइंट्स है। कॉन्ट्रैक्ट से छोटे क्या होता है? शेयर होल्डर रिलेटेड पॉइंट है। शेयर होल्डर से छोटा कौन होता है? डायरेक्टर। डायरेक्टर से छोटे कौन होते हैं? प्रोफेशनल्स। और सबसे छोटे कौन होते हैं? हमारे सब्सिडरी और एसोसिएट्स। आइए 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 आइए, फटाफट 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 फटाफट, ठीक है। लॉ रिलेटेड पॉइंट्स, अरे भाई, लॉ के अंदर सेक्शन 189 के हिसाब से रिलेटेड पार्टी का रजिस्टर मेंटेन करना पड़ता है। दैट इज अ बिग सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। आप सेबी को, सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन यूएस को, इनकम टैक्स अथॉरिटीज को बहुत सारे रिटर्न्स फाइल करते हैं, वहां से रिलेटेड पार्टी के बारे में पता चल सकता है। कॉन्ट्रैक्ट्स, जिनके साथ में बार बार कॉन्ट्रैक्ट चेंज हो रहे हैं, रीनिगोशिएट हो रहे हैं, वो आपके रिलेटेड पार्टी हो सकते हैं। जिनके साथ में नॉट इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, अजीबोगरीब ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं, उसको बिल्डिंग दे दी रेंट पे विदाउट एनी चार्ज, उसका पूरा हम लोग उनका पूरा आईटी सिस्टम हम संभाल रहे हैं विदाउट एनी चार्ज। इसको बोलते हैं नॉट इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। अजीबोगरीब ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं, वो रिलेटेड पार्टीज हो सकते हैं। शेयर होल्डर रजिस्टर देख, किसके पास में बहुत सारे शेयर्स है, वो रिलेटेड पार्टी हो सकते हैं। डायरेक्टर रजिस्टर देख, अरे उसका डायरेक्टर का तेरे ऊपर सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है, वो रिलेटेड पार्टीज है। फिर डायरेक्टर के ट्रांजैक्शन, डायरेक्टर के साथ कॉन्ट्रैक्ट देख, उसके साथ ट्रांजैक्शंस मिल जाएंगे, उसका रेम्युनरेशन मिल जाएगा, उनकी इंश्योरेंस पॉलिसीज कितनी है, उसका प्रीमियम हम भरते हैं, ठीक है, वो भी रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन है। उनके पेंशन स्कीम हम भरते हैं, वो भी रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन है। भाई साहब, रिलेटेड पार्टी को आप कुछ भी पे करते हैं, वो रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन है ना भाई। डायरेक्टर के रजिस्टर से डायरेक्टर्स मिल जाएंगे, रिलेटेड पार्टीज। उनके कॉन्ट्रैक्ट से उनके अंदर उनके साथ क्या ट्रांजैक्शन हो रहा है, उनकी पेंशन स्कीम, उनकी इंश्योरेंस स्कीम। और कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है? कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है? जब आदमी मल्टीपल रोल्स प्ले करता है, वो कंपनी के लिए भी काम कर रहा है, दूसरे कंपनी के लिए भी काम कर रहा है, या फिर पर्सनल बेनिफिट के लिए भी काम कर रहा है। जब ऐसा लगता है कि वो कंपनी के बेनिफिट को कॉम्प्रोमाइज कर देगा, पर्सनल बेनिफिट के लिए काम कर लेगा, उसको बोलते हैं कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। डायरेक्टर्स क्या करते हैं, जब भी ऐसा होता है कि अरे ये डील के अंदर तो कंपनी ए इन्वॉल्व है, मैं यहां पर भी डायरेक्टर हूं, कंपनी बी इन्वॉल्व है, मैं वहां पर भी डायरेक्टर हूं, मैं मल्टीपल रोल्स प्ले कर रहा हूं और ये रोल्स आपस में कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, वो कंपनी को बताता है। जहां जहां कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का स्टेटमेंट डायरेक्टर ने दिया है, हो सकता है सामने वाली पार्टी भी हमारी रिलेटेड पार्टी निकले। छोटे होते हैं प्रोफेशनल्स, इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट के अंदर रिलेटेड पार्टी की जानकारी मिल सकती है, ठीक है। हमारे जो लॉयर्स है, लॉयर्स के बिल में, ठीक है, 10 पार्टीज के बारे में लिखा हुआ है, वो रिलेटेड पार्टी हो सकती है।
चार्ट अकाउंटेंट के बिल में 10 पार्टी के बारे में लिखा है, वो रिलेटेड पार्टी हो सकती है। सब्सिडरी एसोसिएट्स का इन्वेस्टमेंट रजिस्टर देखो, वहां से हमको हमारी सब सब्सिडरी के बारे में पता चल सकता है, वो रिलेटेड पार्टी हो सकती है। लेट्स फ्रीज गाइस, लेट्स फ्रीज। यहां पे लिस्ट दिए डॉक्यूमेंट्स की। मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स 3 होते हैं, एक्सटर्नल कंफर्मेशन सबसे रिलायबल जो बाहर से आता है, फिर कंपनी के अंदर सबसे रिलायबल मिनट्स होते हैं, फिर अदर डॉक्यूमेंट। 3 डॉक्यूमेंट्स मैंडेटरी है, बाकी लॉ रिलेटेड 2 डॉक्यूमेंट्स है जो आप देख सकते हो। उस लॉ से छोटा कॉन्ट्रैक्ट रिलेटेड 2 चीजें जो आप देख सकते हो। कॉन्ट्रैक्ट से छोटा शेयर होल्डर आप देख सकते हो, फिर डायरेक्टर आप देख सकते हो, डायरेक्टर से छोटे प्रोफेशनल्स वो आप देख सकते हो, सबसे छोटे सब्सिडीज एंड एसोसिएट्स वो आप देख सकते हो। ये लिस्ट है, लिस्ट 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 दिस अ लिस्ट। आप ये डॉक्यूमेंट्स आप देख लो, काला चिट्ठा पूरा खुल जाएगा आपके नजरों के सामने। रिलेटेड पार्टीज पूरी नजर आने लगेगी, उनके साथ में कितने ट्रांजैक्शंस हुए हैं वो भी नजर आने लगेंगे। अब बड़ी प्यारी बात बोली है, बड़ी प्यारी बात बोली है, फटाफट 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 फटाफट। आइडेंटिटी ऑफ द रिलेटेड पार्टी। सुनिए, 2 सिचुएशन हो सकती है, 2 सिचुएशन हो सकती है। हो सकता है एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के अंदर रिलेटेड पार्टीज डिफाइंड है, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस डिफाइंड है, ठीक है, डिफाइन करके रखा हुआ है। उनका कैसे रिकॉर्ड मेंटेन करना वो बता के रखा हुआ है, कैसे नोट्स टू अकाउंट्स में डिस्क्लोज करना वो बता के रखा हुआ है। दिस इज सिचुएशन नंबर 1 कि एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क में रिलेटेड पार्टी के बारे में पूरी जानकारी है। सिचुएशन नंबर 2, एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क में रिलेटेड पार्टी के बारे में कुछ बोला नहीं है, कुछ भी बोला नहीं है, नील बटे सन्नाटा है। तो क्या होगा? सिचुएशन 1 में अगर फ्रेमवर्क के अंदर सब कुछ बोला हुआ है तो मैनेजमेंट की, अगर ऐसा है, मैनेजमेंट की जिम्मेदारी है फ्रेमवर्क को फॉलो करके फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना। मैनेजमेंट ने फ्रेमवर्क को पढ़ लिया होगा, फ्रेमवर्क को इंप्लीमेंट कर दिया होगा, रिलेटेड पार्टी की लिस्ट बना ली होगी, उसकी अकाउंटिंग कर ली होगी, उसके समरी बना ली होगी, नोट्स टू अकाउंट्स के डिस्क्लोजर बना लिए होंगे। मैनेजमेंट ने पूरा काम करके रखा होगा। अगर फ्रेमवर्क के अंदर सब कुछ दिया हुआ है तो मैनेजमेंट ने पूरा का पूरा काम करके रखा होगा। ऑडिटर जब ऑडिट करने जाएगा तो उसके सामने पूरा खाना बना हुआ रहेगा, बस उसको लिस्ट लेनी है, उसको डॉक्यूमेंट्स लेने हैं, उसको इंफॉर्मेशन लेनी है, उसके सामने रिलेटेड पार्टीज का पूरा एरिया नजरों के सामने खुल जाएगा। पिछले साल उसने ऑडिट किया था, उधर की भी फाइल्स होगी, वाह, पिछले साल से भी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, करंट ईयर से भी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। बस आराम से, ठीक है, राजा बेटा एकदम बन के उसको सिर्फ इंक्वायरी करनी है, पूछताछ करनी है, ये कौन है वो कौन है। सिचुएशन नंबर 1 में रिलेटेड पार्टी को चेक करना बहुत आसान होता है। फ्रेमवर्क में सब कुछ समझाया है, मैनेजमेंट सब कुछ रेडी किया है, बस पिछले साल से डॉक्यूमेंट ले, करंट लिस्ट इंफॉर्मेशन ले, इंक्वायरी कर, खत्म कर। लेकिन मजा कब आती है? अगर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क साइलेंट है, अगर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के अंदर कुछ भी लिखा हुआ नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे? हम क्या ऑडिट करना छोड़ देंगे? हम रेट पर कोई ऑडिट नहीं करेंगे? ऐसा नहीं है। अगर ऐसा है तो फिर, ठीक है, तो फिर ऐसे 550 की डेफिनेशन, ठीक है, मतलब फ्रेमवर्क में कुछ भी किया हुआ नहीं है, मैनेजमेंट ने अभी फ्रेमवर्क के अंदर कुछ भी बोला हुआ नहीं है, मैनेजमेंट ने अभी तक कोई भी मेहनत करके रखी हुई नहीं है, कोई रिलेटेड पार्टीज को आइडेंटिफाई नहीं किया, कोई ट्रांजैक्शंस नहीं, कुछ भी करके रखा नहीं, कुछ भी करके रखा नहीं है, ठीक है। तो कभी कभी बच्चे कुछ भी पढ़ के नहीं रखते, कोई बात नहीं, सीधा रिवीजन में आते हैं, वहां से उनको एक बूस्ट मिल जाता है, रिवीजन से एक बूस्ट मिल जाता है और फिर उनकी पढ़ाई करने की इच्छा हो जाती है, आगे बढ़ने लग जाते हैं, है ना भाई? ऐसे ही। तो ऐसे केस में ऑडिटर की जिम्मेदारी है, ऑडिटर को अब अलर्ट करना पड़ेगा। ऑडिटर सबसे पहले इन्वोक करेगा ऐसे 550 की डेफिनेशन, इतनी पहले डेफिनेशन पड़ी थी, अब लगेगी। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क साइलेंट है, ऐसे 550 की डेफिनेशन को इन्वोक किया जाएगा, एक्टिवेट किया जाएगा। अब उसको पढ़ने का समय आ गया, उसको लगाने का समय आ गया। मैनेजमेंट को बुलाओ, ठीक है, मैनेजमेंट को बुलाओ, ठीक है। और अब जब हम लोग when we start understanding entity and its environment, जब हम लोग अंडर 315 हम लोग पढ़ते हैं, ऐसे 315 के अंदर वी अंडरस्टैंड एंटिटी एंड इट्स एनवायरनमेंट इंक्लूडिंग इंटरनल कंट्रोल सिस्टम, तो जानबूझकर अंडरस्टैंडिंग लेते वक्त हम मैनेजमेंट से डेफिनेशन के हिसाब से पूरी जानकारी लेने की कोशिश करेंगे। बता किस किस को कंट्रोल इन्फ्लुएंस करते हैं, बता तेरे को कौन कंट्रोल इन्फ्लुएंस करता है, बता कॉमन कंट्रोल में कौन है, उससे पूरी जानकारी लेने की कोशिश करेंगे, ठीक है। हमारा पैसा कहां पे लगा हुआ है, लोगों ने हमारे अंदर कौन से लोग पैसा लगा, कॉमन कंट्रोल वाले, पूरे इंफॉर्मेशन देने लगेंगे,
ठीक है। फिर एक बार तो आपको रिलेटेड पार्टीज नजर आने लगेगी, फिर उनके साथ में कितने ट्रांजैक्शंस है, कितने ट्रांजैक्शंस हुए हैं, कितना रिसीवेबल पेबल है, वो पता लगना शुरू हो जाएगा। खास ध्यान देना पड़ेगा कॉमन कंट्रोल वाली चीजों को आइडेंटिफाई करना बहुत मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि इट इज डिफिकल्ट, क्योंकि हमारा डायरेक्ट कोई लेना नहीं, हमारे होल्डिंग का उनके साथ में लेना देना है। ठीक है, तो बहुत सिंपल है, ऐसे 550 की डेफिनेशन को इन्वोक करो। ठीक है, व्हेन यू आर अंडरस्टैंडिंग एंटिटीज एनवायरनमेंट 315 के अंदर रिलेटेड पार्टी की इंक्वायरी करो, सारी जानकारी इकट्ठा करो, उनके साथ में कितने ट्रांजैक्शंस है वो देखो। ठीक है, खास ध्यान दो कॉमन कंट्रोल रिलेटेड पार्टीज के ऊपर। तो सिचुएशन नंबर 2 में मेहनत बहुत लगती है दोस्तों। 550 हो गया, अभी बहुत इंपॉर्टेंट साइन की तरफ जा रहे हैं। 610 610 610 610 610 610। अरे भाई साहब 610 पहले बहुत ही, ठीक है, ठीक है, 15 दिन में, हाँ भाई 15 दिन, भाई क्या बोले 15 दिन में एक्टिंग करके आए हो आप, एक्टिंग एक्टिंग कर रहे हो आप। ठीक है, होता है, कभी कभी हो जाता है, कभी कभी हो जाता है। मन बड़ा चंचल है, कभी बहुत प्रफुल्लित होता है, कभी बहुत सीरियस होता है। ठीक है, आइए ध्यान दीजिए। ऐसे 610 610 610 ऐसे 610 पहले, ठीक है, ऐसे 610 पहले बहुत ही शॉर्ट में था, अब उसका विकराल रूप बन गया है, बहुत सारा हमारे कोर्स में आ गया है। पहले सिर्फ ये पहला चार्ट हुआ करता था, अब तो पहले चार्ट से गला भी गीला नहीं हो रहा है, एक बूंद भी अंदर नहीं जा रही, उसके बाद उसकी पूरी कहानी शुरू होती है। आइए समझते हैं। सबसे पहले बताया है कि इंटरनल ऑडिटर जनरली क्या क्या काम करता है, उसके स्कोप में क्या क्या आता है, व्हाट इज द रेंज ऑफ एक्टिविटीज विच आर परफॉर्म्ड बाय इंटरनल ऑडिटर। ठीक है, तो आइए ये चार्ट भी देख सकते हैं, या फिर इस पे अगर आप आएंगे तो एक इंटरनल ऑडिटर जनरली कंपनियों के लिए अग्रीमेंट पे डिपेंड करता है, 3 तरह के काम करता है। सबसे पहला, ठीक है, वो गवर्नेंस में हेल्प करता है, ही हेल्प्स दोज चार्ज विद गवर्नेंस, टॉप मैनेजमेंट को हेल्प करता है, उनका परफॉर्मेंस इवैल्यूएट करता है, आपकी कंपनी की ग्रोथ बराबर चल रही है क्या, प्रॉफिटेबिलिटी अच्छी चल रही है क्या, ठीक है, एक्सपांशन आपका अच्छा चल रहा है क्या, फ्यूचर के बारे में आप सोच के चलो, उनका परफॉर्मेंस इवैल्यूएट करता है। आप आपका धंधा तो करो लेकिन एथिक्स और वैल्यूज के हिसाब से कर रहे हो क्या, वो भी समझ लेता है। क्या आप आपके प्रिंसिपल्स, क्या आप आपके प्रिंस आप ठीक है, आपके आपके एंटिटी में जो बड़ी बड़ी रिस्क है, ठीक है, आपके बड़ी बड़ी जो रिस्क है और आपके प्रिंसिपल्स बराबर कम्युनिकेट कर रहे हैं ना, क्या आपका मैनेजमेंट के साथ अच्छा कम्युनिकेशन है, इंटरनल ऑडिटर के साथ में अच्छा कम्युनिकेशन है, एक्सटर्नल ऑडिटर के साथ अच्छा कम्युनिकेशन है। तो इंटरनल ऑडिटर को गवर्नेंस से रिलेटेड काम मिल सकता है, जहां पे टॉप मैनेजमेंट का परफॉर्मेंस इवैल्यूएट करना है, क्या वो एथिकल चल रहा है वो समझना, क्या वो एथिकल चल रहा है वो समझना है, और उसके बाद में क्या उनका स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन है अपने मैनेजमेंट के साथ में, अपने इंटरनल ऑडिटर के साथ में, अपने एक्सटर्नल ऑडिटर के साथ में, वो समझना है। फिर उनको और एक काम दे सकता है, जा जाकर देख, जा जाकर हेल्प कर कंपनी को रिस्क मैनेजमेंट में, जा कंपनी के अंदर सोच कहां पर क्या क्या गलती हो सकती, कौन से डिपार्टमेंट में क्या क्या गलती हो सकती है, हेल्प कर आइडेंटिफिकेशन में, हेल्प कर असेस करने में, हाई लेवल रिस्क है, मीडियम लेवल रिस्क है, लो लेवल रिस्क है, और उनको बता कैसे इंटरनल कंट्रोल से रिस्क को कॉम्पनसेट कर सकते हैं। तीसरा काम, इसको इंटरनल कंट्रोल्स का काम मिल सकता है, यही तो सबसे बड़ा काम उसको मिलता है। हम लोग ऐसे 315 के अंदर इंटरनल कंट्रोल की डेफिनेशन पढ़ते हैं। इंटरनल कंट्रोल के अंदर वो स्टेप्स और प्रोसेसेस आते हैं जो 4 चीजों को अचीव करते हैं। जो भी स्टेप्स प्रोसेस बनाए हैं लॉ के कंप्लायंस के लिए, वो ऑडिटर के लिए इंटरनल कंट्रोल है। एसेट्स के सेफगार्डिंग के लिए वो ऑडिटर के लिए इंटरनल कंट्रोल है। ऑपरेशंस को एफिशिएंट इफेक्टिव रखने के लिए वो ऑडिटर के लिए इंटरनल कंट्रोल है। प्रॉपर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग हो जाए वो ऑडिटर के लिए इंटरनल कंट्रोल है। 315 के अंदर 4 चीजों को अचीव करने के लिए जो स्टेप्स और प्रोसीजर्स होते हैं वो इंटरनल कंट्रोल है। एग्जैक्टली ऑडिटर को काम मिल सकता है, जा बेटा देख कंपनी के अंदर अच्छे स्टेप्स और प्रोसीजर्स है ना, लॉ कंप्लायंस के अंदर कंपनी के अंदर अच्छे स्टेप्स और प्रोसीजर्स है ना, सेफगार्डिंग एसेट्स को लेकर कंपनी के अंदर अच्छे स्टेप्स और प्रोसीजर्स है ना, ऑपरेशंस को एफिशिएंट इफेक्टिव बनाने को लेकर कंपनी के अंदर अच्छे स्टेप्स है ना, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग को लेकर, ये काम उसको मिल सकता है। तो लेट्स फ्रीज गाइस, एक इंटरनल ऑडिटर के स्कोप में 3 तरह के काम आते हैं। गवर्नेंस रिलेटेड चीजें, गवर्नेंस टॉप मैनेजमेंट को हेल्प करना, या फिर रिस्क मैनेजमेंट रिलेटेड चीजें, ठीक है, रिस्क मैनेजमेंट करना कंपनी के अंदर, या फिर तीसरा इंटरनल कंट्रोल्स को इवैल्यूएट करना। कौन से इंटरनल कंट्रोल्स, इंटरनल कंट्रोल्स की डेफिनेशन रिकॉल करोगे, एग्जैक्टली वही 4 चीजें यहां पर भी आती है। देखिए आप 100% एज इट इज रखने को मत जाइए, मोटा मोटी आपके अंदर एक अवेयरनेस होना चाहिए, कॉन्सेप्ट को लेकर एक अवेयरनेस होना चाहिए।
कॉन्सेप्ट को लेकर एक अवेयरनेस होना चाहिए, की पॉइंट्स को लेकर अवेयरनेस होना चाहिए, और अपने मन से आपको समझाना पड़ेगा। यही तरीका है इस सब्जेक्ट को जीतने का, और मैं आपके साथ में बना रहूंगा। ठीक है, अब आइए, अब सबसे खास चीज, इंटरनल। ये 610 क्या बताता है? 610 ये बताता है कि इंटरनल ऑडिटर का हाउ टू यूज द वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिटर, कैसे, हाउ टू टेक हेल्प ऑफ इंटरनल ऑडिटर, इंटरनल ऑडिटर की मदद कैसे लेना, इंटरनल ऑडिटर की मदद कैसे लेना। ठीक है, स्टैट्यूटरी ऑडिट करते वक्त दो तरीके हैं, दो तरीके हैं, आइए, दो तरीके हैं, आइए लिसन, बहुत सिंपल सा। देखिए, सबसे ऊपर हमारा कंपनी है, उसके नीचे कंपनी का मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट के नीचे इंटरनल ऑडिटर है। अगर कंपनी के मैनेजमेंट ने इंटरनल ऑडिटर से ऑलरेडी 4 एरिया में काम करवा लिया, कौन से 4 एरिया? परचेस वाले एरिया में काम करवा लिया, परचेस चेक करवा लिया इंटरनल ऑडिटर से, सैलरी चेक करवा ली इंटरनल ऑडिटर से, ब्रांड वैल्यूएशन चेक करवा लिया इंटरनल ऑडिटर से, R&D रिसर्च एंड डेवलपमेंट के एक्सपेंस चेक करा लिए इंटरनल ऑडिटर से। अगर इंटरनल ऑडिटर अगर इंटरनल ऑडिटर मैनेजमेंट के इंस्ट्रक्शन के हिसाब से कुछ चीजों को कर चुका है, कुछ चीजें चेक कर चुका है, लबालब फाइलें बना चुका है, परचेस की फाइल बना चुका है, सैलरी की फाइल बना चुका है, ब्रांड वैल्यूएशन, R&D वैल्यूएशन, 4 फाइलें बनी है। अगर इंटरनल ऑडिटर मैनेजमेंट के इंस्ट्रक्शन के हिसाब से कुछ काम कर चुका है या करने वाला है, उस काम का जब हम लोग हेल्प लेते हैं, when we take help of the work which is performed or will be performed as per management's instruction, उसको बोलते हैं यूजिंग वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिटर। उसको क्या बोलते हैं? यूजिंग वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिटर, यूजिंग वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिटर। ठीक है, यूजिंग वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिटर। दूसरा, जब स्टैट्यूटरी ऑडिटर अपॉइंट करता है इंटरनल ऑडिटर टीम में से कुछ लोगों को, अगले 15 दिन के लिए तुम 5 लोग, अगले 15 दिन के लिए तुम 5 लोग मेरे लिए काम करोगे, मैं जैसा बोलूंगा वैसा काम करोगे, उसको बोलते हैं टेकिंग डायरेक्ट असिस्टेंस। मैं उसको मेरा टीम मेंबर बना रहा हूं, टेकिंग डायरेक्ट असिस्टेंस फ्रॉम द इंटरनल ऑडिटर, टेकिंग डायरेक्ट असिस्टेंस फ्रॉम द इंटरनल ऑडिटर। ठीक है, तो इंटरनल ऑडिटर के साथ दो चीजें हो सकती है, या तो उसका काम हम यूज कर सकते हैं, ठीक है, यूजिंग द वर्क, या फिर उसको अपॉइंट करके उससे काम करवा सकते हैं, उसको बोलते हैं टेकिंग डायरेक्ट असिस्टेंस। अब इंटरनल ऑडिटर का अगर आप काम यूज करना चाहते हो या फिर उससे आप डायरेक्ट असिस्टेंस लेना चाहते हो, यू हैव टू बी वेरी केयरफुल, यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। आपको 3 स्टेप्स परफॉर्म करने पड़ेंगे, आपको 3 स्टेप्स परफॉर्म करने पड़ेंगे। आ जाइए, आपको ये सबसे इंपॉर्टेंट जो 3 स्टेप्स है उसके ऊपर हम लोग आ रहे हैं। आपको 3 स्टेप्स, आइए आइए आइए, नीचे नीचे आइए। स्टेप नंबर 3 स्टेप्स आपको परफॉर्म करेंगे। स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 3 स्टेप्स परफॉर्म करने पड़ेंगे। अगर आप उनका काम यूज करना चाहते हो तो भी 3 स्टेप्स लगाने पड़ेंगे। अगर आप उनका डायरेक्ट असिस्टेंस लेना चाहते हो तो भी 3 आपको लगाने पड़ेंगे। ठीक है दोस्तों, 1 मिनट। आइए, तो 3 स्टेप्स अगर आप उनका काम यूज कर रहे हो, अगर आप उनका काम यूज कर रहे हो तो आपको 3 स्टेप्स लगाने पड़ेंगे। थोड़ा केयरफुल चलना पड़ेगा, आप ब्लाइंड रिलायंस नहीं कर सकते। अगर आप उनका डायरेक्ट असिस्टेंस ले रहे हो तो भी आपको, अगर आप उनका डायरेक्ट असिस्टेंस ले रहे हो तो भी आपको 3 स्टेप्स लगाने होंगे। ये 3 स्टेप्स में ही मैजिक है। अच्छा दोस्तों, और एक बात मैं बता दूं, बीच में छोटे मोटे कॉन्सेप्ट्स में छोड़ता हूं, लेकिन बिल्कुल चिंता ना करें। ठीक है, ऑडियो रिविजन्स मैंने प्रॉमिस की है, बहुत सारे मैंने प्रोवाइड किए, बाकी प्रोवाइड करूंगा। उसके अंदर वो कॉन्सेप्ट्स कवर होते हैं, और मैं मेजर कॉन्सेप्ट जब कवर कर लेता हूं तो अपने आप बाकी कॉन्सेप्ट्स खुल जाते हैं, बाकी कॉन्सेप्ट्स के नॉलेज खुल जाता है, उसको पढ़ने का तरीका आपका खुल जाता है। ठीक है, खाना नहीं आ गया, ध्यान दो, कुछ भी, खाना आ गया बोले इसलिए सर ने ब्रेक लेकर 2 सेकंड में खाना खा लूंगा क्या मैं? 2 सेकंड में खाना खा लूंगा मैं। ठीक है, ध्यान देंगे, टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, फटाफट ध्यान देंगे। ठीक है, स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 1 में हम लोग बोलते हैं हमको सबसे पहले
ठीक है, ये तीन स्टेप्स यूजिंग में भी है, डायरेक्ट असिस्टेंस में भी, और एकदम सिमिलर है। पहले यूजिंग की बात कर रहे हैं। सबसे पहले हमको इवैल्यूएट करना पड़ेगा इंटरनल ऑडिट फंक्शन को। हमको इवैल्यूएट करना पड़ेगा इंटरनल ऑडिट फंक्शन को, मतलब हमको इवैल्यूएट करना पड़ेगा कि इंटरनल ऑडिट की जो टीम है वो टीम दमदार है कि नहीं, वो टीम भरोसेमंद है कि नहीं, वो टीम रिलायबल है कि नहीं, वो हमको देखना पड़ेगा। स्टेप नंबर 1। फिर स्टेप नंबर 2, हमको सिलेक्ट करना पड़ेगा उनका कौन सा वर्क यूज करना। उन्होंने तो 4, 5, 10, 15, 20 बहुत सारे काम किए, कौन सा काम यूज करना। और तीसरा, फाइनली उनका काम यूज करना पड़ेगा। वी हैव टू यूज देयर वर्क। तो हमको 3 स्टेप्स लगाने पड़ेंगे। आइए, स्टेप नंबर 1 सबसे 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके आने के चांसेस सबसे ज्यादा है, हाईली सबसे ज्यादा। ठीक है, तो आपको जब इवैल्यूएट करना है कि भाई इंटरनल ऑडिट टीम के ऊपर भरोसा करे कि नहीं करे, सबसे पहले टीम का कॉम्पिटेंस। ठीक है, उनका हेड है भाई साहब 30 साल का एक्सपीरियंस है, 30 सीनियर चार्ट अकाउंटेंट, 30 साल का एक्सपीरियंस है, बड़े बड़े मल्टीनेशनल में काम कर चुका है बंदा। भाई क्या कॉम्पिटेंस, मतलब क्या नॉलेज एंड स्किल्स है, हाईली क्वालिफाइड है। टीम के सारे बंदे या तो सीए है या तो सीपीए है, एसीसी है, भाई साहब बहुत ही नॉलेजेबल है। ठीक है, कॉम्पिटेंस नॉलेज लेवल्स बहुत बढ़िया है, एक्सपीरियंस नॉलेज बहुत बढ़िया है, इनका एक्सपीरियंस बहुत बढ़िया है, मार्केट में रेपुटेशन बड़ा ही तगड़ा है, मतलब लेवल ऑफ कॉम्पिटेंस बहुत बढ़िया है। कॉम्पिटेंस मतलब होता है नॉलेज एंड स्किल्स। दूसरा, ऑब्जेक्टिविटी। क्या ये लोग यहाँ पे ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव वर्ड का यहाँ पे ऑब्जेक्टिव वर्ड के 2 मतलब होते हैं। पहला मतलब होता है टारगेट, दूसरा मतलब होता है बीइंग अनबायस्ड। यहाँ पे उसका मतलब बीइंग अनबायस्ड। क्या ये जो इंटरनल ऑडिट की टीम है, क्या ये अनबायस्ड होकर बेखौफ होकर निश्चिंत होकर क्या ये लोग ऑडिट कर सकते हैं? क्या इनका स्टेटस क्या है? भाई साहब इनका स्टेटस सीधा डायरेक्टर के नीचे है, डायरेक्टर के नीचे आते हैं ये लोग। इतना बड़ा स्टेटस है कंपनी के अंदर, इतना बड़ा स्टेटस है कंपनी के अंदर, सीधा डायरेक्टर के नीचे आते। क्या स्टेटस है, क्या स्टेटस है, सीधा डायरेक्टर को रिपोर्टिंग है, सीधा पावर्स उनको वहां से मिलते हैं। भाई साहब कंपनी की पॉलिसीज और प्रोसीजर्स में पूरा फ्रीडम है। इंटरनल ऑडिटर को बोला है ये 10 एरिया चेक करने हैं, 2-3 और ऐड करने ना, हिचकिचाने का नहीं, ऐड कर देने का। पॉलिसीज और प्रोसीजर में उनको पूरा फ्रीडम देके रखा हुआ है, उनके सारे पावर्स देके रखे हुए हैं। किसी की भी कभी भी बैंड बजा सकते हैं, मंथली रिपोर्टिंग कर सकते हैं, क्वार्टरली रिपोर्टिंग कर सकते हैं, एनुअल रिपोर्टिंग कर सकते हैं। अरे भाई साहब इनका लेवल ऑफ कॉम्पिटेंस बहुत ही जबरदस्त है, इनका लेवल ऑफ कॉम्पिटेंस बहुत ही जबरदस्त है। इनकी ऑब्जेक्टिविटी, ये अनबायस तरीके से बिंदास होकर काम कर सकते हैं। स्टेटस इनका बहुत ऊंचा है, पॉलिसीज और प्रोसेस में बहुत फ्रीडम है, बहुत इनको पावर देके रखा हुआ है। इनका काम करने का अप्रोच क्या है? अरे बहुत ही सिस्टमैटिक और डिसिप्लिन अप्रोच है। इनका एक वॉल्यूम है 1000 पेज का, प्रिंसिपल्स ऑफ इंटरनल ऑडिट, पूरे टीम की ट्रेनिंग होती है। दूसरा वॉल्यूम है इनके चेकलिस्ट का, चेकलिस्ट फॉलो कर करके इंटरनल ऑडिट करते हैं। तीसरा वॉल्यूम है हाउ टू मेक इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट। भाई साहब 3-3 वॉल्यूम है इनका, सिस्टमैटिक तरीके से, पहले प्रिंसिपल्स है, फिर चेकलिस्ट है, फिर रिपोर्टिंग है। अरे रे 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 रे, ये 3 एरिया को स्टडी करना पड़ता है। इट्स अ मैटर ऑफ प्रोफेशनल जजमेंट। इस पे डिपेंड करता है उनका काम यूज करना कि नहीं करना और कितना यूज करना, एक्सटेंट। तो आप समझो स्टेप नंबर 1 में 3 फैक्टर्स है। पहले उनका कॉम्पिटेंस देखना है, फिर उनकी उनकी ऑब्जेक्टिविटी, अनबायस तरीके से काम कर सकते हैं कि उनका स्टेटस और पॉलिसीज, उनकी इंटरनल ऑडिटर की पॉलिसीज प्रोसीजर्स क्या है, सिस्टमैटिक डिसिप्लिन अप्रोच है ना, वो देखना पड़ेगा आपको। ठीक है, नाउ अगर ये सब कुछ बहुत बढ़िया चला ना भाई, हम इंटरनल ऑडिट टीम पे पूरा भरोसा कर लेंगे। अब मैं आपको बताता हूं सीए फाइनल कोर्स इतना डिटेल में नहीं है। ठीक है भाई, सीए फाइनल का कोर्स इतना डिटेल में नहीं है, सीए फाइनल का कोर्स इतना डिटेल में नहीं है जितना आपका इंटर का डिटेल में है। अरे बेटा जी क्या बोल रहे हो, रिकॉर्डेड लेक्चर कब आएंगे? कौन से रिकॉर्डेड लेक्चर बेटा, कौन से रिकॉर्डेड लेक्चर? ठीक है, ओके, ध्यान देंगे। अब कॉम्पिटेंस के अंदर घुस रहे, कि अगर आपको कॉम्पिटेंस के अंदर घुस रहे, मतलब कॉम्पिटेंस के अंदर घुसेंगे वो लोग, फिर ऑब्जेक्टिविटी के अंदर घुसेंगे, फिर उसके बाद सिस्टमैटिक डिसिप्लिन अप्रोच में घुसेंगे। भाई इतना बोल देते काफी था ना सीए फाइनल में, और घुस गए लोग। घुसो कॉम्पिटेंस के अंदर। ठीक है, अगर हमको स्टडी करना है कि कॉम्पिटेंस अच्छा है तो आपको पहले मीनिंग बताना पड़ेगा। कॉम्पिटेंस का मतलब है नॉलेज एंड स्किल्स, कॉम्पिटेंस का मतलब है नॉलेज एंड स्किल्स। ठीक है, पहले आपको बताना पड़ेगा, फिर आपको, ठीक है,
अब उनका कॉम्पिटेंस अगर आपको स्टडी करना है तो नॉलेजेबल पार्टी है क्या वो देखना है, ये शॉर्टकट है, नॉलेजेबल पार्टी है क्या, इनको एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क एएस इंडियस का पूरा नॉलेज है क्या, वो देखना पड़ेगा। पी फॉर क्या इंटरनल ऑडिटर की जो पॉलिसीज है, क्या रेगुलर बेस पे हायरिंग करते हैं, अपने स्टाफ की ट्रेनिंग करते हैं, उनको सोच समझ के काम असाइन करते हैं, ग्रेट। फिर क्या रिसोर्सेस एडिक्वेट, इनके पास में एडिक्वेट स्टाफ है ना, हमेशा एडिक्वेट स्टाफ है ना, एडिक्वेट लैपटॉप्स है ना, एडिक्वेट सर्वर्स है ना, ठीक है, एडिक्वेट इनके पास में जगह है ना अपने फाइल्स रखने के लिए, टेक्निकल, फिर टेक्निकल ट्रेनिंग और प्रोफिशिएंसी, टेक्निकल नॉलेज है ना इनके पास में, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का, इंडियस का टेक्निकल नॉलेज है पूरा। ये फैक्टर्स देखने पड़ेंगे, क्या क्या देखना पड़ेगा, आर दे नॉलेजेबल पार्टी, नॉलेज ऑफ एप्लीकेबल नॉलेज है क्या इनके पास में एप्लीकेबल फ्रेमवर्क का, इनकी पॉलिसीज बहुत अच्छी है ना अपने टीम के हायरिंग की, ट्रेनिंग की, असाइनमेंट की, रिसोर्सेस एडिक्वेट है ना इनके पास में, ठीक है, और टेक्निकल ट्रेनिंग नॉलेज है ना इनके पास। अब तो कॉम्पिटेंस देखने के लिए कुछ फैक्टर्स देखने पड़ेंगे, और अंदर घुस गए, और अंदर घुस गए किसके अंदर, ऑब्जेक्टिविटी। पहले आप बताएंगे ऑब्जेक्टिव, बीइंग ऑब्जेक्टिव मतलब क्या, बीइंग ऑब्जेक्टिव मतलब अपने सारे जजमेंट्स बनाना बिना किसी प्रेशर के, बिना अनड्यू इन्फ्लुएंस, बिना किसी प्रेशर के। अरे किसी से नहीं डरता मैं, बिंदास, किसी से डरने की जरूरत नहीं है, किसी को भी उड़ा सकते हैं अपन, बिना किसी प्रेशर के अनड्यू इन्फ्लुएंस से काम करना, और कोई पर्सनल बेनिफिट के लिए काम नहीं, अपने जिम्मेदारी अपनी ड्यूटी के लिए काम करते, पर्सनल बेनिफिट के लिए काम नहीं करते, अनबायस्ड होके कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट को बाजू में रखकर काम करते। ऑब्जेक्टिव मतलब बिना प्रेशर के अनड्यू इन्फ्लुएंस के काम करना, बिना अनड्यू इन्फ्लुएंस से काम करना, पूरे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट बायस को बाजू में रखकर काम करना। कौन से फैक्टर्स देखने पड़ेंगे, ठीक है, आपको देखना पड़ेगा बिना प्रेशर के काम करने के लिए दो बातें देखनी पड़ेगी। पहला देखना पड़ेगा ऑर्गेनाइजेशन स्टेटस बहुत ऊंचा होना चाहिए, पॉलिसीज और प्रोसीजर्स में पावर फ्रीडम होना चाहिए, देख कर ये बातें, उनके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं होनी चाहिए। वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया पॉइंट है। तो ये लोग बिना प्रेशर के काम करते, बिना अनड्यू इन्फ्लुएंस के काम करते। फिर बिना किसी पर्सनल बेनिफिट, दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस का हमेशा सुपरविजन होना चाहिए कि काम बराबर चल रहा है ना, कोई गड़बड़ तो नहीं हो रही, अपने जिम्मेदारियों के साथ में लोग कॉम्प्रोमाइज तो नहीं कर रहे हैं, कोई कॉन्फ्लिक्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होनी चाहिए। वाह बेटा, तू डिपार्टमेंट हेड भी है, तू इंटरनल ऑडिटर भी है, कोई कॉन्फ्लिक्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसा है तो हम बोलेंगे ये ऑब्जेक्टिव लोग हैं। बोले बहुत बढ़िया सर, ऑब्जेक्टिव लोग हैं। और फिर क्विकली सिस्टमैटिक एंड डिसिप्लिन अप्रोच में क्या देखना पड़ेगा, सिस्टमैटिक डिसिप्लिन अप्रोच में इनके हर चीज काम करने के बहुत बढ़िया डॉक्यूमेंटेड, इनका बहुत सॉलिड डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए, इंटरनल ऑडिट के प्रिंसिपल्स, इंटरनल ऑडिट की प्रोसीजर्स, इंटरनल ऑडिट के रिपोर्ट के डिस्कशन, सब कुछ होना चाहिए। इंटरनल ऑडिट का काम क्वालिटी हो, इसलिए इनके फर्म में क्वालिटी कंट्रोल प्रोसीजर्स होने चाहिए, क्वालिटी को इंप्रूव करने के लिए, क्वालिटी को बरकरार रखने के लिए खास पॉलिसीज और प्रोसीजर्स होनी चाहिए। लिसन गाइस, अगर हम उनका सिस्टमैटिक और डिसिप्लिन अप्रोच समझना चाहते हैं, सिस्टमैटिक और डिसिप्लिन अप्रोच समझना चाहते हैं, तो आप जाकर देखो क्या इन्होंने सोच समझकर डॉक्यूमेंट करके रखा है क्या, इंटरनल ऑडिट प्रिंसिपल्स को, अपने काम करने के तरीके को, अपने रिपोर्टिंग को, क्या इनका क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसी, क्वालिटी को बरकरार रखने के लिए पॉलिसी और प्रोसेस है ना। अगर है तो हम उनको सल्यूट मारेंगे कि सिस्टमैटिक एंड डिसिप्लिन अप्रोच है। अब ध्यान दीजिए, ठीक है, अब ये बहुत इंटरेस्टिंग है। अगर तीनों में से एक भी फैक्टर गायब है, अगर कॉम्पिटेंस इश्यूज है, ऑब्जेक्टिविटी में प्रॉब्लम है, तीनों में से किधर भी, या सिस्टमैटिक एंड डिसिप्लिन अप्रोच नहीं है, आप इंटरनल ऑडिटर काम यूज नहीं कर सकते। पहला स्टेप खत्म हो गया, पहला स्टेप खत्म हो गया, पहला स्टेप खत्म हो गया, फर्स्ट स्टेप इज ओवर गाइस, पहला स्टेप खत्म हो गया। पहले स्टेप में हमको सोचना, इवैल्यूएट करना पड़ता है, इन पे भरोसा करे या ना करे, और तीन फैक्टर्स पे ध्यान देना पड़ता है, कॉम्पिटेंस पे, उनकी ऑब्जेक्टिविटी पे, सिस्टमैटिक एंड डिसिप्लिन अप्रोच पे। कॉम्पिटेंस पे आपको बात करनी पड़ती है, नॉलेजेबल पार्टी है ना, शॉर्टकट था। आपको उनके ऑब्जेक्टिविटी पे बात करनी पड़ती है, ना प्रेशर में इन्होंने काम करना चाहिए, ना पर्सनल बेनिफिट के लिए इन्होंने काम करना चाहिए। और फिर तीसरी बात, ठीक है, सिस्टमैटिक एंड डिसिप्लिन अप्रोच, तीनों में से एक भी चीज मिसिंग है, फंस जाएंगे। मैं आपको बता रहा हूं, स्टेप नंबर 1 इज द मोस्ट क्रूशियल स्टेप, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट स्टेप, ठीक है। नाउ आ जाइए, तीनों कंप्लाई करना बहुत जरूरी है भाई, बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है।
आइए 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 आइए। आई होप यू आर एंजॉइंग द सेशन गाइज, यू आर हैविंग अ लवली टाइम। आपको बहुत 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 मजा आ रहा है, ठीक है। आई होप यू आर लविंग इट। कम ऑन गाइज। ओके, नाउ अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। नाउ वी गो टू स्टेप नंबर 2। अरे वेरी इंटरेस्टिंग भाई। कौन सा काम यूज करना, इसके अंदर अलग अलग क्वेश्चन आ सकते हैं। पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है, दे गिव एग्जांपल्स। दे गिव एग्जांपल की रिलेट कि हम लोग इंटरनल एग्जांपल देते हैं कि हम लोग इंटरनल ऑडिटर का काम कौन से, दे गिव एग्जांपल्स कि इंटरनल ऑडिटर का काम हम कहां कहां पे यूज कर सकते हैं, ठीक है। इंटरनल ऑडिटर का कौन सा काम हम यूज कर, डिपेंड करेगा। पहले बैठकर पढ़ेंगे कि इंटरनल ऑडिटर का नेचर एंड स्कोप ऑफ वर्क क्या है, उसने क्या क्या काम किया है, पहले वो देखेंगे। मेरी ऑडिट स्ट्रैटेजी क्या है वो देखेंगे। उसने 10 काम किए होंगे, मैं 6 चीजों पे फोकस करना चाहता हूं, देखेंगे कॉमन एरियाज कौन से, उसने क्या काम किया समझेंगे, मैं क्या चाहता हूं समझेंगे, फिर आराम से बैठ के तय करेंगे मैं उसकी कहां कहां मदद ले सकता हूं। एग्जाम्पल्स क्या है, हम उसकी मदद ले सकते हैं कि भाई तूने अगर लॉ का कंप्लायंस चेक किया है ना, तो तेरे लॉ कंप्लायंस की फाइल में यूज कर सकता हूं। मैं उसकी मदद ले सकता हूं फर्दर ऑडिट प्रोसीजर में, सबसे बड़ा लॉ आता है, लॉ कंप्लायंस अगर उसने चेक किया है तो उसकी वो फाइल में ले सकता हूं। अगर उसने टेस्ट ऑफ कंट्रोल परफॉर्म किए किसी एरिया के, तो वो फाइल में ले सकता हूं। अगर उसने सब्सटेंटिव ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म किए किसी एरिया के, मैं वो मदद ले सकता हूं। उसने अगर कोई स्पेसिफिक प्रोसीजर परफॉर्म की है, उसने स्टॉक काउंटिंग की है, वो फाइल में ले सकता हूं। उसने किसी ट्रांजैक्शन को शुरुआत से लेकर आखिर तक ट्रेस किया है, मैं वो हेल्प ले सकता हूं, ठीक है। वो हेल्प ले सकता हूं मैं। सो गाइज, ठीक है, मैं कौन से एरिया में उसकी मदद ले सकता हूं, ये पहला क्वेश्चन आ सकता है। दूसरा, कौन से, ये सबसे इंपॉर्टेंट, कौन से एरिया में उसकी मदद नहीं लेनी चाहिए, कौन से एरिया में इंटरनल ऑडिटर की मदद नहीं लेनी चाहिए, कम मदद लेनी चाहिए। सिग्निफिकेंट जोर, जहां पे सिग्निफिकेंट जोर लगता है वहां पे खुद काम करो, इंटरनल ऑडिटर की मदद मत लो। वहां पे खुद काम करो, इंटरनल ऑडिटर की मदद मत लो, ठीक है। एस स्टैंड फॉर सिग्निफिकेंट जजमेंट्स। सिग्निफिकेंट जजमेंट, ऑडिट के जितने भी सिग्निफिकेंट जजमेंट्स हैं, ऑडिट के जितने भी सिग्निफिकेंट जजमेंट है, पूरे प्रोसेस में पहले रिस्क असेसमेंट करना पड़ता है, ठीक है। रिस्क असेसमेंट आपको इनिशियली 5 फेज आप याद करो, पहले सोचना पड़ता है असाइनमेंट ले या ना ले, उसके बाद में प्लानिंग, रिस्क असेसमेंट करना पड़ता है, कौन सी ऑडिट प्रोसीजर एग्जीक्यूशन करना पड़ता है, ठीक है, एग्जीक्यूशन करना पड़ता है, फिर उसके बाद में फिर उसके बाद में रिपोर्टिंग करनी पड़ती है, डॉक्यूमेंटेशन। ऑडिट प्रोसेस के अंदर जो भी बड़े बड़े सिग्निफिकेंट जजमेंट्स होते हैं, ठीक है, जैसे रिस्क असेसमेंट बहुत सिग्निफिकेंट जजमेंट वाला काम है, इंटरनल कंट्रोल्स पे भरोसा करूं कि नहीं बहुत सिग्निफिकेंट जजमेंट वाला काम है। सारे सिग्निफिकेंट जजमेंट वाले काम खुद करने चाहिए। ऑडिट प्रोसेस के जितने भी सिग्निफिकेंट जजमेंट वाले काम है, बहुत ज्यादा अंदाजे वाले काम है, एग्जाम्पल के तौर पे मटेरिटी लेवल तय करना खुद करो, ऑडिट रिस्क कितनी होनी चाहिए वो तय करना खुद करो, एक्सपर्ट की मदद लेना कि तय करना खुद करो, एक्सपर्ट का काम इवेल्युएट करना खुद करो, ये सारे काम खुद करने चाहिए। तो ऑडिट प्रोसेस के जितने भी सिग्निफिकेंट जजमेंट है वो सारे काम हमने खुद ने करनी चाहिए। उसके बाद सिग्निफिकेंट जोर, जजमेंट, जो एरिया में बहुत ज्यादा जजमेंट लगता है उस एरिया की प्लानिंग करने के लिए, उसकी ऑडिट प्रोसेस परफॉर्म करने के लिए, एविडेंस को इवैल्यूएट करने के लिए, जैसे ब्रांड वैल्यूएशन बहुत सेंसिटिव है, बहुत ही डाइसी है। किसी को ब्रांड बड़ा लग सकता है, किसी को ब्रांड छोटा लग सकता है। बहुत ज्यादा जजमेंट, अगर बहुत ज्यादा जजमेंट लग रहा है ना भाई साहब, प्लानिंग में, परफॉर्मेंस में, एग्जीक्यूशन, प्लानिंग में, परफॉर्मेंस में, एग्जीक्यूशन में बहुत जजमेंट लग रहा है, ठीक है, वो एरिया खुद करो। अगर हाई रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट किसी एरिया की, वो एरिया खुद करो, ठीक है। अगर उसका ऑब्जेक्टिविटी इतनी अच्छी नहीं है, लेवल ऑफ कॉम्पिटेंस इतना अच्छा नहीं कुछ एरिया में, वो एरिया खुद करो। सिग्निफिकेंट जोर, सारे सिग्निफिकेंट जजमेंट ऑफ द ऑडिट प्रोसेस खुद ने निकालने चाहिए। जिस एरिया में जजमेंट बहुत ज्यादा लगे खुद करना चाहिए, जहां पे हाई रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट है खुद करना चाहिए, जहां पे उसकी ऑब्जेक्टिविटी अनबायस्ड नहीं है बंदा, लेवल ऑफ कॉम्पिटेंस टच नहीं है, खुद करो। इट शुड बी डन, खुद आपको करना चाहिए।
ठीक है। स्टेप नंबर 2 बड़ा प्यारा सा स्टेप नंबर 2 था। आइए स्टेप नंबर 3, यूजिंग द वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिटर। कैसे यूज होगा? ठीक है, पहले आपको उसके साथ में बैठ के डिस्कशन करना पड़ेगा और उसको बताना पड़ेगा, माननीय महोदय हम आपका सैलरी वाला काम यूज करना चाहते हैं। आपको आराम से बैठ के उसको डिस्कशन करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा हम कौन से एरिया में उनका काम यूज करना चाहते हैं, वो कब तक अपना काम खत्म कर ले, हम कब उनका काम यूज करेंगे। प्लीज सैलरी के एरिया का काम हम यूज करने वाले हैं। सैलरी की पूरी चेकिंग तुम 31 मई तक निपटा दो, 1 जून से हम तुम्हारा काम यूज करना शुरू कर देंगे। तो सबसे पहला डिस्कशन करना पड़ेगा, ठीक है, प्लान्ड यूज को लेकर, कौन सी चीज यूज करने वाले हैं, कब तक उन्हें काम खत्म करना चाहिए, हम उनका काम कब यूज करना शुरू करेंगे। फिर दूसरा, 1 जून को रिपोर्ट रीड करेंगे उनकी। रिपोर्ट के अंदर सब कुछ समझाया होगा। इंटरनल ऑडिटर ने मोटा मोटी क्या प्लानिंग की थी, क्या ऑडिट प्रोसीजर लगाई उन्होंने, क्या फाइंडिंग्स उनको मिली, क्या रिजल्ट्स उनको मिले, पूरा रिपोर्ट पढ़ो। रिपोर्ट से आपको समझ में आएगा नेचर टाइमिंग एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसेस परफॉर्म, क्या फाइंडिंग्स क्या ऑडिट प्रोसेस परफॉर्म की गई, क्या फाइंडिंग्स निकल कर आई, क्या फ्रॉड्स निकल के आए, क्या एरर्स निकल के आए, बड़ी प्यारी चीज है। फिर उनकी ऑडिट वर्क, ठीक है, उनकी ऑडिट फाइल लो, बॉडी ऑफ द वर्क, उनकी ऑडिट फाइल्स लो, ऑडिट फाइल्स लो और ऑडिट फाइल्स को अच्छे से पढ़ो। ऑडिट की फाइल लो और ऑडिट फाइल को अच्छे से पढ़ो, ठीक है। वहां पे आपको पता चलेगा कि भाई साहब इन लोगों ने प्लानिंग कैसे की थी, प्लानिंग कैसे किया था, एग्जीक्यूशन किसने किया, सुपरविजन किसने किया, रिव्यू किसने किया, डिटेल में आपको पता चलेगा कि उन्हें काम कैसा किया। तो यूजिंग वर्क में पहले डिस्कस करके, ठीक है, डिस्कस करके प्लानिंग कर लो आपस में, फिर उसकी रिपोर्ट रीड कर लो। पहले डिस्कस करके प्लानिंग कर लो, फिर रिपोर्ट रीड कर लो, फिर उसके बाद रिपोर्ट रीड कर लो, फिर उसके बाद में बॉडी ऑफ द वर्क देख लो, उसकी फाइल देख लो, ठीक है। ये 3 चीजें आपको करनी पड़ेंगी यूजिंग द वर्क। इसके बाद का चलिए, इसके बाद हम सीधा स्टेप हम डायरेक्ट असिस्टेंस पे आते हैं। वी कम टू डायरेक्ट असिस्टेंस। डायरेक्ट असिस्टेंस में कॉपी पेस्ट 3 स्टेप्स है भाई साहब। डायरेक्ट असिस्टेंस में कॉपी पेस्ट 3 स्टेप्स है, ठीक है। आप लोगों के जो इश्यूज है, चैलेंजेस है पढ़ाई को लेकर, मैं पूरे के पूरे आपको हेल्प करूंगा, चिंता ना करें, ठीक है। पूरी की पूरी मैं आपको हेल्प करूंगा, बिल्कुल चिंता ना करें। नाउ, ठीक है, नाउ डायरेक्ट असिस्टेंस क्या होता है? जब हम इंटरनल ऑडिटर को अपॉइंट करते हैं और इंटरनल ऑडिटर को यूज करते हैं कि तू मेरे डायरेक्शन, सुपरविजन और रिव्यू में काम करेगा, मेरे डायरेक्शन के हिसाब से काम करेगा, मेरे सुपरविजन में काम करेगा, मैं तेरा काम रिव्यू करूंगा, ठीक है। तो उसको बोलते हैं टेकिंग डायरेक्ट असिस्टेंस। यहां पर भी 3 स्टेप्स हैं। पहले इवेल्युएट करना पड़ेगा इंटरनल ऑडिट टीम को कि यार मैं इसका डायरेक्ट असिस्टेंस लेना चाहिए क्या मैंने, फिर कौन से एरिया में इसका असिस्टेंस लेना चाहिए और कैसे इसका असिस्टेंस लूं। आइए, यहां पे बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। पहले 3 फैक्टर्स थे, उनका कॉम्पिटेंस क्या है, उनकी ऑब्जेक्टिविटी क्या है, उनका अप्रोच क्या है, वही 3 फैक्टर्स है। एक फैक्टर प्लस होता है, एक फैक्टर माइनस होता है। सबसे पहले देखना पड़ता है कि इज इट प्रोहिबिटेड बाय लॉ। इंटरनल ऑडिटर के लोग स्टैट्यूटरी ऑडिट प्रोसेस में इन्वॉल्व हो रहे हैं, इंटरनल ऑडिटर के लोग स्टैट्यूटरी ऑडिट प्रोसेस में इन्वॉल्व हो रहे हैं, क्या ये इज इट प्रोहिबिटेड बाय लॉ, ये हमको सबसे पहले चेक करना चाहिए। इंडिया के लॉ में लिखा है दोनों सेम नहीं हो सकते। जो बंदा स्टैट्यूटरी ऑडिट कर रहा है, वो जो इंटरनल ऑडिट कर रहा है, वो स्टैट्यूटरी ऑडिट नहीं कर सकता, लेकिन उसकी मदद नहीं ले सकते, ऐसा कहीं पर लिखा हुआ नहीं है, तो अभी तो प्रोहिबिटेड नहीं है। दूसरा, सिस्टमैटिक और डिसिप्लिन अप्रोच की बात देखने की जरूरत नहीं है। सिस्टमैटिक और डिसिप्लिन अप्रोच की बात देखने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि उसको इंस्ट्रक्शंस, डायरेक्शंस मैं दूंगा, सुपरविजन मैं करूंगा, रिव्यू मैं करूंगा। तो तेरा काम करने का तरीका क्या है उससे कोई मतलब नहीं मुझे, ठीक है। तो यहां पर भी हम कॉम्पिटेंस को देखते हैं, यहां पर भी उसके ऑब्जेक्टिविटी को देखते हैं। एक फैक्टर प्लस होता है, ये चेक करो, इज इट प्रोहिबिटेड बाय लॉ, इज इट प्रोहिबिटेड बाय लॉ। एक फैक्टर प्लस होता है, इज इट प्रोहिबिटेड बाय लॉ, और दूसरा एक माइनस होता है, सिस्टमैटिक और डिसिप्लिन अप्रोच देखने की जरूरत नहीं है। यहां पे ऑब्जेक्टिविटी पे और ध्यान दिया जाता है, क्योंकि अब वो हमारे टीम के साथ मिलकर काम कर रहा है। भैया बंदा भरोसेमंद तो है ना,
बंदा अनबायस तो है ना, कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट तो नहीं है। हमको और ध्यान देना पड़ता है ऑब्जेक्टिविटी पे, हमको देखना पड़ता है ऑब्जेक्टिविटी पे कोई खतरा तो नहीं है। भाई साहब स्टेप नंबर 2 रिपीट है, रिपीट 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 रिपीट। स्टेप नंबर 2 रिपीट है, सिग्निफिकेंट जोर वाले पॉइंट है, सिग्निफिकेंट जोर वाले पॉइंट है। ऑडिट के सारे सिग्निफिकेंट जजमेंट हम लेंगे, ठीक है। जिस एरिया में भी जजमेंट बहुत ज्यादा लगता है, बहुत जजमेंट लगता है प्लानिंग में, परफॉर्मेंस में, एविडेंस की, वो हम खुद करेंगे, ठीक है। जहां पर भी रिस्क बहुत ज्यादा है वो हम खुद करेंगे, ठीक है। सिग्निफिकेंट जोर वाले पॉइंट्स है, देखो जहां पे आपके पॉइंट्स मैच हो ना, ज्यादा सोचने का नहीं, एक याद रखने का, आगे बढ़ने का, ठीक है। फिर उसके बाद में कुछ और चीज है। अगर इंटरनल ऑडिटर ऑलरेडी किस एरिया में काम कर चुका है, उस पर रिपोर्ट दे चुका है, वापस वो एरिया उससे चेक मत कराओ। वेरी इंटरेस्टिंग, वापस वो उससे एरिया चेक मत कराओ, क्योंकि गलती मिलेगी तो भी वो बताएगा नहीं। जो एरिया चेक कर चुका है, जो वो रिपोर्ट दे चुका है, उसको वापस चेक मत कराओ, क्योंकि कुछ नया मिलेगा, गलती मिलेगी तो भी वो बताएगा नहीं, ठीक है। सो डोंट इन्वॉल्व इन चेकिंग हिज ओन एरियाज, वो गलत हो जाएगा। इंटरनल ऑडिटर पे भरोसा करना कि नहीं करना, ये डिसीजन तुम खुद लो, ये काम डेलीगेट मत करो उसको, नालायकपना हो जाएगा। तो दो छोटी छोटी बातें बोलिए, उसके एरिया का इवैल्यूएशन उसको मत दो, और इंटरनल ऑडिटर की मदद लेना कि नहीं लेना, ये डिसीजन उसको डेलीगेट मत करो, बेवकूफी हो जाएगी। नाउ वेरी इंटरेस्टिंग स्टेप नंबर 3, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग स्टेप नंबर 3, ठीक है। वेरी इंटरेस्टिंग आपका स्टेप नंबर 3 है। नाउ रिटर्न अग्रीमेंट, ठीक है। रिटर्न अग्रीमेंट सुनिए, अगर आप उसका डायरेक्ट असिस्टेंस लेना चाहते तो दो अग्रीमेंट बनेंगे। एक अग्रीमेंट बनेगा एंटिटी के साथ में, मैनेजमेंट के सामने, माननीय महोदय अगले 25 दिन तक आप कोई दखल अंदाजी नहीं करोगे, आप कोई इंस्ट्रक्शन नहीं दोगे इंटरनल ऑडिटर को, उससे कोई भी काम नहीं कराओगे ये 5 लोगों से, क्योंकि ये 5 लोग मेरे लिए काम कर रहे हैं, मेरे इंस्ट्रक्शन पे काम कर रहे हैं। आप उनको कोई इंस्ट्रक्शन नहीं दोगे, ठीक है, उनके काम में कोई इंटरफेरेंस नहीं करोगे, कोई दखल अंदाजी नहीं दोगे, उनको रिस्पेक्ट, उनको पावर पूरा वैसा ही रहेगा जो एक स्टैट्यूटरी ऑडिटर टीम मेंबर का होता है। मंजूर है तेरे को एंटिटी, चल अग्रीमेंट साइन कर, मंजूर करना पड़ेगा, दोनों को फायदा है इसका। अगला ऑडिटर बनेगा इंटरनल ऑडिटर के साथ, अग्रीमेंट बनेगा, दो अग्रीमेंट, एक अग्रीमेंट बनता है मैनेजमेंट के साथ, एक अग्रीमेंट बनता है इंटरनल ऑडिटर। अगले 25 दिन के लिए तू मेरे लिए काम करेगा, जैसा मैं बोलूंगा वैसे काम करेगा। जो भी तेरे को गलतियां मिलेंगे, प्रॉब्लम मिलेंगे, तेरे को कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करनी पड़ेगी, मैनेजमेंट को बिल्कुल बताने का नहीं, सिर्फ मेरे को आके बताने का, सिर्फ मेरे को आके बताने का, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर गाइज। हम लोगों ने बड़ा प्यारा SF 550 क्या स्टैंडर्ड था वो हम लोगों ने कवर किया, मजेदार 610, एकदम जादुई है ये लेक्चर, जादुई है। ऑलमोस्ट 1 घंटे 15 मिनट जो हमारा टारगेट था, 1 घंटा 15 मिनट जो हमारा टारगेट था, ठीक है, उसके अंदर हम लोगों ने कवर किया। नाउ अब आप लोगों के, ठीक है, बहुत सारे बच्चों को ऑलरेडी परम क्वेश्चन बैंक डिस्पैच हो चुका है। दोस्तों मैं आपको बता रहा हूं 250 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं कराऊंगा ना, जो परम क्वेश्चन बैंक, दैट इज गोइंग टू बी मोस्ट इंपॉर्टेंट। वो सेशन आप छोड़ नहीं सकते, वो सेशन आप छोड़ नहीं सकते, ठीक है। रेगुलर लेक्चर सारे अपने कंप्लीट हो चुके हैं, पता नहीं कोई लेक्चर के बारे में पूछ रहा था, 62 लेक्चर्स है। एग्जाम ओरिएंटेड बैच पूरा खत्म हो चुका है, 31 लेक्चर्स है, एकदम उसका आधा, 31 लेक्चर्स में पूरा कोर्स खत्म हो चुका है। फिर अब आपके उसका आधा, ठीक है, 18 लेक्चर में अपन पूरा कोर्स कवर करेंगे, पूरा कोर्स ऑडिट का कवर करेंगे, रैपिड रिवीजन पूरा कोर्स आपको कवर करेंगे। उसके बाद में मैं 250 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी आपको करवाने वाला हूं, 250 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलेंगे, ठीक है, बहुत बढ़िया। नाउ आपके, ठीक है, अरे वो परम की चिंता मत करो बेटा, उसके अंदर जो कॉन्सेप्ट्स है पूरे के पूरे भास्कर के ही रिपीट हो रहे बेटा, और हर क्वेश्चन के बाजू में भास्कर का कॉन्सेप्ट नंबर लिखा हुआ है, हर क्वेश्चन के बाजू में कॉन्सेप्ट नंबर लिखा है। बेटा जी तुम चार्टर्ड अकाउंटेंट के स्टूडेंट हो, ऐसी बातें मत करो, एकदम ऐसा ग्रॉस टू ग्रॉस नहीं होता, पूरा का पूरा वहीं पे है, ठीक है, पूरा का पूरा वहीं पे है, पूरा का पूरा वहीं पे है। अभी
मैं आपको बता दूं कि भारी डिमांड पे हम लोग फाड़ू चार्ट बुक पे काम कर रहे हैं। फाड़ू चार्ट बुक पे काम, पहले फाड़ू चार्ट बुक पे हम लोग काम कर रहे हैं और मतलब उसके अंदर जितने चार्ट्स हमारे बने हुए वो आपको दे देंगे, उस पर हम काम कर रहे हैं। कुछ प्रॉमिस नहीं कर रहा हूं अभी मैं, आई एम नॉट प्रॉमिसिंग एनीथिंग, प्लीज डोंट टेक माय वर्ड दैट। और साथ में आपकी हम लोग एमसीक्यू बुक भी कर देंगे। मैं आपको सारे एमसीक्यू कराऊंगा, ठीक है, सारे के सारे एमसीक्यू। बेटा आर्या 250 प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में करवा दूंगा आप लोगों को, काहे चिंता कर रहे हो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ में खड़ा। 250 प्लस क्वेश्चंस अगर आपने भास्कर कर लिया प्लस 250 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर लिए, मेरे साथ में आईसीआई के एमसीक्यूज कर लिए, यू आर वेल प्रिपेयर्ड फॉर द एग्जाम्स। 250 बोल रहा हूं, उससे ज्यादा ही कराऊंगा मैं। और मैं बैठा हूं ना, कोई भी क्वेश्चन में डाउट आया मेरे को बोलने का, मैं करवाएगा, पीडीएफ मिलेगी। यस, मेरे हिसाब से कल कौन सा दिन है? कल वेडनेसडे है क्या? कल वेडनेसडे, कल वेडनेसडे, कल वेडनेसडे, कल वेडनेसडे। भाई वो भास्कर की चार्ट्स रहेंगे फाड़ू चार्ट बुक में, भास्कर की चार्ट्स रहेंगे यार, ऐसे एकदम ये मत हो आप लोग, ठीक है, भास्कर की चार्ट्स रहेंगे, ठीक है। एमसीक्यू बुक, एमसीक्यू मैं अभी आपको बोलूंगा कि एमसीक्यू बुक कुछ दिनों में देता हूं पक्का, एमसीक्यू बुक भी मिल जाएगी आपको। लेकिन जब तक अगर आप एमसीक्यू करना चाहते हो, इंस्टीट्यूट के एमसीक्यूज आप करिए, एमसीक्यू में पूरे कराऊंगा। सीए इंस्टीट्यूट के एमटीपी आरटीपी के पूरे एमसीक्यू, पहले कॉन्सेप्ट की रिवीजन करवाऊंगा, उसके बाद में क्वेश्चंस कराऊंगा, उसके बाद में एमसीक्यू करवाऊंगा। कोर्स इतना बड़ा है यार, क्या बताऊं मैं आप लोगों को। चलो गाइज, अगर लेक्चर पसंद आया तो ढेर सारा लाइक करो, ढेर सारा शेयर करो अपने दोस्तों भाइयों, ठीक है, भाइयों बहनों को, गर्लफ्रेंड को, सबको बताओ। और प्लीज वीडियो खत्म होने के बाद प्यारे प्यारे कमेंट्स करो, बहुत सारे प्यारे प्यारे कमेंट्स चाहिए भाई, नींद अच्छी आती है मेरे को यार तुम्हारे कमेंट्स पढ़ने के बाद में, ठीक है। ऑफलाइन वालों को भी डिस्पैच हो गई अफशा, ऑफलाइन वालों को भी डिस्पैच होना शुरू हो गई है, या आज नहीं हुई है लेकिन कल हो जाएगी मेरे ख्याल से, ठीक है। बाय 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 बाय।